Are study on, and today we are now going to start a quick and crash revision of 12th standard chemistry as per latest syllabus of Board of School Education हरियाणा भिवानी। जैसा आपको ज्ञात है, बोर्ड ने अपनी साइट www.bseh.org.in पर कुछ प्रैक्टिस पेपर डाले हुए हैं। उन प्रैक्टिस पेपर के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पर मिलते जुलते होते हैं एग्जामिनेशन के अंदर। भले ही एग्जामिनेशन के दौरान आपको अब की बार कुछ चेंजेस देखने को मिले, चाहे आपका केस स्टडी टाइप क्वेश्चंस हो या फिर पेसेज टाइप क्वेश्चंस हो, जितने भी चेंज हो जाएं, लेकिन वो मैक्सिमम क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस पेपर से ही देखने को मिलते हैं। ऐसा माना जाता है, ऐसी मान्यता है। मैं इस चीज़ को दावा नहीं कर रहा, मैं इस चीज़ पर पूरी तरीके से विश्वास नहीं कर रहा है, ना मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ कि, लेकिन हमारी पूरी प्रायोरिटी बनती है, पूरा एक दायित्व बनता, पूरा एक कर्तव्य बनता है कि मैं ईच एंड एवरी क्वेश्चन को आपके लिए समझाऊँ। ठीक है, वैसे तो आप कहीं से भी सॉल्यूशन को देख सकते हैं, लेकिन वही चीज़ क्वेश्चन अगर मैं पहला करा रहा हूँ तो ऐसा होना चाहिए कि उसके बेस पर आप कम से कम 20 क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो अपने पास यहाँ पर आज क्विक रिवीजन स्टार्ट करें अपन। तो पहली चीज़ ये अपना लोगो है और ये अपना हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा भिवानी, और ये अपने पास पहला क्वेश्चन है और इस पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अपने बड़े प्यार से। ठीक है, तो बड़े प्यार से ही करेंगे इसको हम सॉल्व। तो करने का प्रयास करते हैं एक बार बच्चा। विच ऑफ फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन। क्वेश्चन बड़ा सिंपल है। कैसा है? क्वेश्चन बड़ा सिंपल है। इस क्वेश्चन को बड़ा ध्यान से देखना, बड़े ध्यान से। ठीक है, सॉलिड सॉल्यूशन क्या होता है? सॉलिड सॉल्यूशन बेसिकली आपका एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जहाँ पर आपका सॉल्वेंट जो होता है वो कैसा होना चाहिए? सॉलिड होना चाहिए। कैसा होना चाहिए बच्चा? सॉलिड होना चाहिए। अगर आपके पास जो सॉल्यूशन है वो सॉलिड है तो उस वाली कंडीशन में हमारे पास जो सॉलिड सॉल्यूशन बनता है, कैसा बनता है? सॉलिड सॉल्यूशन बनता है। तो इसके अंदर कुछ ऑप्शंस गिवन कर रखे हैं, कुछ ऑप्शन दिए हैं आपको यहाँ पे। तो उनमें से पहला ऑप्शन बोल रखा है यहाँ पर कि कॉपर है अपने पास, वो डिजोल्व है किसके अंदर? गोल्ड के अंदर। अब आपको ये पता होगा जो कॉपर होता है ये अपने पास कैसा होता है? सॉलिड होता है, जबकि ये भी कैसा होता है? आपके पास सॉलिड होता है। किसके अंदर डिजोल्व है? गोल्ड के अंदर। किसके अंदर? गोल्ड के अंदर। यहाँ पे जो अपना सॉल्यूशन बनेगा वो कौन सा बनेगा? सॉलिड सॉल्यूशन बनेगा। कौन सा सॉल्यूशन? सॉलिड सॉल्यूशन। तो आपका आंसर जो होना चाहिए वो पहला ही होना चाहिए। बट दूसरे वाले को भी देखते हैं। ग्लूकोज आपने पिया होगा, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12 और O6 होता है। अगर मेरे पास ग्लूकोज है वो वाटर के अंदर डिजोल्व है तो मेरे पास जो सॉल्यूशन बनेगा वो कैसा बनेगा? लिक्विड सॉल्यूशन। कैसा बनेगा? लिक्विड सॉल्यूशन। तो ये तो अपना आंसर नहीं हो सकता। तीसरी चीज़ यहाँ पर जो कंफूर होती है जिसको हम नेफ्थलीन भी बोलते हैं, उसको हम डिजोल्व कर रहे हैं किसके अंदर? नाइट्रोजन गैस। और यहाँ पर अगर गैस आपका एक सॉल्वेंट के रूप में काम कर रहा है तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन बनेगा आपका उसका नेचर कैसा होगा? गैसियस सॉल्यूशन। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो आपका कौन सा होगा? पहला वाला, बिकॉज दोनों आपके इनकरेक्ट हैं। डी तो आपका हो ही नहीं सकता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास द वैल्यू ऑफ कैच फॉर ए गैस। एक कैच क्या होता है? ये अपने सॉलिड सॉल्यूशन के अंदर आता है जिसको हम क्या बोलते हैं? हेनरीज कांस्टेंट। क्या बोलते हैं बच्चा? हेनरीज कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? हेनरीज कांस्टेंट। ये अपने पास क्या होता है? हेनरीज कांस्टेंट होता है। और जो हेनरीज कांस्टेंट होता है बेसिकली वो आपका किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है? प्रेशर के ऊपर। किसके ऊपर? प्रेशर के ऊपर डिपेंड करता है। और दूसरा कौन सी चीज़ होती है? टेम्परेचर के ऊपर। किसके ऊपर? टेम्परेचर के ऊपर। और ये तो आपको शायद ध्यान भी होगा कि हमारे पास जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे आपकी कैच की जो वैल्यू होती है वो भी क्या होती है? इंक्रीज होती है। क्या होती है? इंक्रीज होती है। ये अपने क्लास के ड्यूरिंग मैंने आपको कराया था। अगर आपको हेनरीज लॉ दोबारा चाहिए तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। मैं आई विल ट्राइड, मैं आपको कर दूँगा। ठीक है, उसके बाद थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा भैया? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी। क्या बोला है इसने? कंडक्टिविटी, जिसको अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कापा से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कापा। ठीक है, कप्पा है ना, KAPPA, कप्पा बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? पप्पा, नॉट कप्पा, है ना। तो यहाँ पर ये कप्पा होता है अपना, और कप्पा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? वो होता है आपका कंडक्टेंस। क्या होता है?
कंडक्टेंस क्या होता है भैया, कंडक्टेंस इनटू के सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट, यही चीजें होती हैं। अब अपने पास जो कापा होता है, कंडक्टेंस बेसिकली आपका रिवर्सिबल होता है किसका, रेजिस्टेंस का, किसका होता है भैया, रेजिस्टेंस का। तो मेरे पास सेल कांस्टेंट किसके अंदर होता है, लेंथ अपॉन के एरिया, तो लेंथ किसके अंदर लेंगे हम, सेंटीमीटर के अंदर, और दूसरा एरिया किसके अंदर होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर। तो कापा की जो यूनिट बनेगी अपने पास 1 अपॉन के आर क्या होता है, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम इनवर्स, और यहाँ पर आपका सेंटीमीटर इनवर्स बनेगा, सेंटीमीटर इनवर्स, या फिर आप इसको MHO सेंटीमीटर इनवर्स भी बोल सकते हैं, या फिर इसके अलावा एक चीज़ और बोल सकते हैं आप इसको सीमेंस, क्योंकि जो ओम इनवर्स होता है उसको सीमेंस भी बोल सकते हैं, और इनटू के क्या बोल देंगे अपन यहाँ पर, सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, आपको जो आंसर गिवन कर रखा है वो आपका बी आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए। डी भी आपका हो सकता है, बट मोर करेक्ट कौन सा होगा आपका, वो ए होगा। ठीक है, अगर आप बी भी सिलेक्ट करोगे, डी भी सिलेक्ट करोगे, दोनों आपके पास राइट है। बिकॉज अगर मेरे पास कोई एक सेल है, इस सेल के अंदर जो हमारे पास इलेक्ट्रोड होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर डिप होते हैं, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो इतने बड़े बड़े इलेक्ट्रोड थोड़ी नहीं होते हैं कि उनके बीच में एक वहाँ पर मीटर के अंदर मेजर करेंगे। तो इनके बीच में जो लेंथ मेजर की जाती है वो सेंटीमीटर से ही होती है मैक्सिमम। ठीक है, लेकिन आप मीटर में ही लगा दोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं आगे। Which of following एग्जाम्पल ऑफ कोरिजन, कोरिजन क्या होता है अपने पास, संचारण, क्या होता है बच्चा, संचारण, जिसको बोलते हैं अपन हिंदी में जंग लगना, संचारण बोलते हैं ना, हिंदी में संचारण बोलते हैं, वैसे इसको जंग लगना बोलते हैं, रस्टिंग, क्या बोलते हैं, रस्टिंग, क्या है, रस्टिंग। और रस्टिंग किसकी वजह से होता है, ह्यूमिडिटी की वगैरह, कॉन्टैक्ट विद ऑक्सीजन, ये आपके क्या होते हैं, कॉमन फैक्टर होते हैं किसी भी मेटल के कोरिजन में। तो ट्रांसिंग ऑफ ए सिल्वर का ट्रांसिंग हो जाना, ये अगर ट्रांसिंग होगा तो ये ब्लैक कलर की पड़ जाएगी, किसकी, ब्लैक कलर की। रस्टिंग ऑफ आयरन, ब्राउन रेड कलर बन जाता है, कैसा बन जाता है, ब्राउन रेड। और ग्रीन कोटिंग ऑफ कॉपर, अगर आपने कॉपर के मेटल्स देखे होंगे, अगर उनके अंदर जंग लगना स्टार्ट होता है तो वो कैसे कलर के हो जाते हैं, ग्रीन, कैसा हो जाता है, ग्रीन कलर का हो जाता है। तो तीनों ही किसके एग्जाम्पल है, अपने रस्टिंग के एग्जाम्पल है, किसके, रस्टिंग के। तो आपका ये तीनों ही आंसर है, तो ऑल ऑफ दीज आपका करेक्ट आंसर होगा, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ फॉलोइंग कैन नॉट बी मोलिकुलरिटी ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब बेसिकली मोलिकुलरिटी क्या होती है, ये अपना 4th चैप्टर का, जिसको सॉरी लेटेस्ट जो एडिशन है NCERT का, उसके अकॉर्डिंग 3rd चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स से क्वेश्चन आता है, जहाँ पर मोलिकुलरिटी क्या होता है, क्या चीज़, मोलिक्यूलरिटी। मोलिकुलरिटी बेसिकली क्या होती है, कोलाइड करने वाले जितने भी पार्टिकल होते हैं जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, उनका नंबर होता है। लाइक जैसे मैंने बोला कि मेरे पास H2 है, प्लस के यहाँ पर O2 रिएक्शन गिव्स H2, तो यहाँ पर 1 मोल इसका 1 मोल इसका, तो जिसकी मोलरिटी कितनी है अपने पास, 2, कितनी है, 2। अगर मैं बोल रहा हूँ आपसे कि मेरे पास N2 प्लस के 3H2 रिएक्शन गिव्स 2NH3, तो यहाँ पर जो मोलिकुलरिटी निकल के आ रही है वो 1 प्लस के कितनी होगी, 3। और ये आप भली भांति जानते हैं कि अगर मोलिकुलरिटी ग्रेटर देन 3 होती है तो जनरली ये बहुत कम प्रोबेबिलिटी होती है कि मेरे पास वो रिएक्शन एलिमेंट्री रिएक्शन हो, तो ये किसके अंदर चला जाएगा, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के अंदर। अगर मोर देन 1 स्टेप के अंदर हो रही है तो वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है, लेकिन उसको हमने पूछा नहीं है। तो सिंपल इसने बोला है कि मोलिकुलरिटी 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है। बिल्कुल, जितने नंबर ऑफ पार्टिकल यहाँ पे कोलाइड करेंगे, जितने मोल्स कोलाइड करेंगे, उतनी तो यहाँ पे मोलिकुलरिटी होगी, लेकिन 0 तो नहीं हो सकती भाई। किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर ऐसा थोड़ी नहीं है कि रिएक्टेंट होगा ही नहीं, कम से कम मिनिमम उसका 1 मोल तो होगा, तो यहाँ पर 0 तो हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी आपकी नहीं हो सकती, तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ए। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन है, नेक्स्ट, व्हाट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए इन आर्हेनियस इक्वेशन। जो अपने पास आर्हेनियस इक्वेशन होती है, इस आर्हेनियस इक्वेशन के अंदर जो ए होता है, क्या चीज़, ए, जो अपने पास यहाँ पे ए होता है, इसको हम 3 नामों से बुलाते हैं। आर्हेनियस फैक्टर भी बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है, आर्हेनियस फैक्टर भी बोला जाता है,
प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी बोलते हैं, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी इसको बोला जाता है। और उसके बाद अपना यहाँ पर इसको फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी फैक्टर के नाम से भी इसको बुलाया जाता है। तो ये अपने पास तीनों क्या होते हैं, इसके नाम होते हैं जो आपको यहाँ पे मैंने आपको बताए हैं। तो इनमें से आपका कौन सा दिख रहा है आपको, फ्रीक्वेंसी फैक्टर। टेम्परेचर तो होता ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर को टी से दर्शाते हैं, फ्रीक्वेंसी फैक्टर को मैं ऐसे रिप्रेजेंट करता हूँ, एक्टिवेशन एनर्जी को ई से दर्शाता हूँ, और कॉलिजन फ्रीक्वेंसी को किसी भी टर्म से आप दर्शा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास विच ऑफ फॉलोइंग डज नॉट एग्जिबिट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। इनमें से कौन सा ऐसा मेटल है, ट्रांजिशन मेटल है, जो आपका वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट को शो नहीं कर सकता है। कौन सा ऐसा मेटल होगा यहाँ पे, देखो कॉपर आपका वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। अगर मैं कॉपर की बात करूँ, किसकी बात कर रहा हूँ मैं, कॉपर की ही बात करता हूँ। तो कॉपर अपने पास दो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, Cu+ के 1 होती है और दूसरी होती है Cu+ के 2 होती है। जैसे लाइक मैंने जैसे बोला आपको Cu2O, इसके अंदर ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +1, और अगर मैंने CuO लिख दिया तो इसके अंदर कितना, +2। तो ये तो हो ही नहीं सकता है, ठीक है। टाइटेनियम की बात करें तो टाइटेनियम की वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती हैं। आयरन की भी आपकी +2 होती है, जैसे +3 होती है, जो जनरल कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, स्कैंडियम। कौन सा होगा, स्कैंडियम, क्योंकि स्कैंडियम का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है, आर्गन को मैंने कॉमन लिया क्योंकि ये अपनी नोबल गैस है, और यहाँ पर क्या लिख दिया मैंने, 3D14S2, 3D14S2। ये तो आपको पता होगा कि स्कैंडियम आपका कहाँ पे लाई करता है। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक, ठीक है। सुन तेरी वाली कार में फिर कोई ना कोई जाएगी, ठीक है। ये अपने पास क्या है, इसकी एक फ्रेज है जिसकी हेल्प से आप इसको 3D सीरीज को याद रख सकते हैं। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे, विच ऑफ फॉलोइंग इज ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ कोबाल्ट। कोबाल्ट का कौन सा इसमें से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। तो इस चीज़ को बड़े आसान तरीके से आपको NCERT में डायरेक्टली गिवन कर रखा है कि विटामिन B12 क्या होता है अपने पास, क्या चीज़, विटामिन B12 क्या होता है अपने पास, ये कंपाउंड होता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है किसका, कोबाल्ट का। किसका होता है, कोबाल्ट का। क्लोरोफिल किसका होता है आपका, मैग्नीज का, मैग्नीज का। किसका होता है, मैग्नीज का। हीमोग्लोबिन किसका होता है, आयरन का, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर कौन सा होगा आपका, ए वाला। नेक्स्ट, विच रिएजेंट इज यूज्ड फॉर फिंकल-स्टेन रिएक्शन। फिंकल-स्टेन रिएक्शन किसकी बात कर रहा है, फिंकल-स्टेन रिएक्शन की बात कर रहा है। आपको दो रिएक्शंस बताई थी मैंने, हैलोजन एक्सचेंज के बेस पर, हैलोजन एक्सचेंज के बेस पर दो रिएक्शन थी आपकी। एक तो थी फिंकल-स्टेन रिएक्शन, फिंकल-स्टेन रिएक्शन, और दूसरी कौन सी थी अपनी, स्वार्ट्स रिएक्शन। क्या थी, स्वार्ट्स रिएक्शन। तो ये दो रिएक्शन अगर किसी ने पढ़ी हो तो आपको यहाँ पर पता चलेगा कि जो आपका प्रोडक्ट बनता है यहाँ पर वो सोडियम आयोडाइड बनता है। कौन सा बनता है, सोडियम आयोडाइड बनता है। ये आपकी एक नेमिंग रिएक्शन है जिसको आप यहाँ पर ध्यान रखोगे, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ RX में मैंने इसको पढ़ाया था, हेलो एल्केन के प्रिपरेशन में आपको पढ़ाया था किस तरीके से आपका एल्काइल हैलाइड का प्रिपरेशन होता है बाय विद द हेल्प ऑफ द नेमिंग रिएक्शंस, ओके। नेक्स्ट अपने पास है विच ऑफ फॉलोइंग डज नॉट हैज द लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट। इनमें से कौन से का सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट होगा, सबसे कम किसका बॉइलिंग पॉइंट होगा, सबसे कम, बताइए। एक चीज़ ध्यान रखना, जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सरफेस एरिया के। किसके होता है, सरफेस एरिया के। दूसरी चीज़ अपने पास ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर मास के। किसके होता है, मॉलिक्यूलर मास के, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ब्रांचिंग के। किसके होता है, ब्रांचिंग के। तो आपको क्लियर पता चल रहा होगा कि अगर आप इसको यहाँ पे अप्लाई करके देखोगे तो आपको यहाँ पे क्लियर पता चल रहा होगा कि जो आपका राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, एन ब्यूटेन। क्या होगा, एन ब्यूटेन। क्योंकि एन ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, देखो यहाँ पे क्लियर देख रहे हो आप। इसके फॉर्मूले की बात करूँ तो मैं CH3 CH2 और ये अपने पास CH3। कार्बन कितना नंबर है आपका यहाँ पे, कार्बन का नंबर कितना है 4। तो
तो 4 इंटू के 12 प्लस के हाइड्रोजन नंबर है आपका 3 2 5 2 7 3 10, तो 10 12 4 जा 48, 48 और 10 58 ग्राम, 58 ग्राम। ओके 58 ग्राम। तो इसका सबसे कम यहाँ पर मोलिकुलर मास है, बाकी आप सभी में कैलकुलेट करने जाओगे। यहाँ पर भी 5 कार्बन है आपके पास, इसी के अंदर आपको 4 कार्बन देखने को मिल रहे हैं। दूसरा आपका इसके अंदर 5 कार्बन है और इसके अंदर आपको इथोक्सी इथेन की बात कर रहा है। इथोक्सी इथेन क्या होता है? CH3 CH2 OCH2 CH3, तो ये इथोक्सी इथेन होता है। इथोक्सी इथेन भी कहीं ना कहीं यहाँ पर ऑक्सीजन है, यहाँ पर इसकी वजह से मोलिकुलर मास ज़्यादा आ रहा है इसका। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ये वाला। ओके नेक्स्ट अपने पास 11th क्वेश्चन, व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ सिनेमल्डेहाइड? सिनेमल्डेहाइड, देखो बच्चा लोगों, सिनेमल्डेहाइड क्या होता है? बेसिकली सिनेमल्डेहाइड की अगर मैं बात करूं तो सिनेमल्डेहाइड बेसिकली आपका यहाँ पे होता है, सॉरी सेलेक्ट करते हैं अपन यहाँ से, बरमार कर लेते हैं, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे H हो गया, इधर की साइड आपका एक कार्बन, इधर की साइड आपका एक कार्बन, इधर की साइड आपका कितने कार्बन हो गए? 1 2 and 3, 1 2 and 3। यहाँ पे होता है आपका डबल बॉन्ड और यहाँ पर इधर की साइड होता है आपका फिनाइल ग्रुप। कौन सा ग्रुप? फिनाइल ग्रुप यहाँ पे होता है। ओ सॉरी, ये तो इरेज हो गया। कार्बन यहाँ पर आपका ये फिनाइल ग्रुप, ठीक है, ये आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर अपन लगा देंगे CH, यहाँ पर भी लगा देंगे CH और 2, 1 2 3 हो गया ना, 1 2 3 and 4, राइट, 1 2 3 and 4 CH2, इस टाइप से। अब देखो ये अपने पास सिनेमल्डेहाइड होता है। अगर सिनेमल्डेहाइड का मैं यहाँ पर नंबरिंग करूँ तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे अपन? नंबरिंग करेंगे यहाँ से 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 और 3 पर कौन है आपका? फिनाइल। कौन है? 3 पर कौन है? फिनाइल। उसके बाद यहाँ पर 2 पर क्या लगा हुआ है? डबल बॉन्ड लगा हुआ है। तो कितने कार्बन है यहाँ पर? प्रोप के लिए मैंने 3 लगाया। उसके बाद 2 पर आपका डबल बॉन्ड है तो 3 लगाया। उसके बाद यहाँ पर 1 पर क्या है आपका? एल्डिहाइड ग्रुप और 2 डिग्री सफिक्स कितना लगा दिया? Al लगा दिया। तो नाम क्या बन गया आपका? 3 फिनाइल प्रोप 2 इन 1 ऑल। करेक्ट आंसर इज B। ओके नेक्स्ट, What is the type of isomerism exhibit propane 1 amine and propane 2 amine? बिल्कुल क्लियर है, इसको तो गांव का बच्चा और कहते हैं ना कि बड़े बूढ़े भी कर सकते हैं, इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। किसकी बात कर रहा है? प्रोपेन 1 एमाइन। प्रोप किसको बोलते हैं? 3 कार्बन को। तो अपन बोले CH3 CH2 CH2 और पहले कार्बन पर लगा हुआ है एमाइन ग्रुप और ये कौन सा आपका? 1 डिग्री एमाइन। इस चीज़ को ध्यान रखिए, ये 1 डिग्री एमाइन है। कौन सा एमाइन है बच्चा? 1 डिग्री एमाइन है अपने पास। अगर मैं प्रोपेन 2 एमाइन की बात करूं तो प्रोपेन 2 एमाइन क्या होगा? CH3 CH और सेकंड कार्बन पर कौन सा ग्रुप अटैच हो जाएगा? 1 डिग्री एमाइन और यहाँ पर अपन क्या लगा देंगे? CH3। दोनों में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम ही है, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? सेम है। लेकिन मुझे क्या बताना है इनमें कौन सी आइसोमेरिज्म यहाँ पे आएगी। अगर आप आइसोमेरिज्म की बात करें तो आइसोमेरिज्म अपने पास 4 प्रकार की, मैंने 5 प्रकार की पढ़ाई थी आपको, वैसे भी 6 प्रकार की होती हैं, लेकिन कौन कौन सी होती हैं इस चीज़ को ध्यान रखने का प्रयास कीजिए। पहली आइसोमेरिज्म होती है अपने पास फंक्शनल आइसोमेरिज्म। दूसरी कौन सी होती है? चैन आइसोमेरिज्म। तीसरी कौन सी होती है? रिंग चैन आइसोमेरिज्म, ठीक है। और चौथी कौन सी होती है अपने पास? मेटामर। और उसके बाद मेटामर, है ना। ये सभी आइसोमेरिज्म और पोजीशन आइसोमेरिज्म भी आपकी क्या है? पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो इसके अंदर हमें बतानी है इन दोनों के अंदर कौन सी आइसोमेरिज्म देखने को मिल रही है। क्या इनके अंदर चैन आइसोमेरिज्म है? चैन आइसोमेरिज्म बेसिकली चैन आइसोमेरिज्म उसके अंदर होती है, CI उसके अंदर होती है जहां पे पेरेंट चेन या फिर साइड चेन के अंदर, किसके अंदर? साइड चेन के अंदर, जिसको हम सब्स्टिट्यूट में बोलते हैं, उसके अंदर हमें डिफरेंट कार्बन नंबर देखने को मिलते हैं, तो वो अपने पास CI शो कर सकती है। लेकिन अगर मैं PI की बात करूं तो PI क्या होता है? PI बेसिकली आपके मल्टीपल बॉन्ड,
क्या चीज़? मल्टीपल बॉन्ड, जिनको अपन डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड बोलते हैं, डबल बॉन्ड हो या फिर ट्रिपल बॉन्ड, या फिर अपने पास यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन में क्या हो, डिफरेंस नज़र आए, तो उसको क्या बोलते हैं हम? पोजीशन आइसोमेरिज्म। और तीसरा, अगर मैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म की बात करूं, तो जहां पर आपका फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जाए लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, तो उसी को क्या बोलते हैं? Fi बोलते हैं। तो Fi तो पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज आपको ये पता होगा कि 1 डिग्री एमाइन और ये भी क्या है अपने पास? 1 डिग्री एमाइन है। क्या है? 1 डिग्री एमाइन। दोनों अपने पास फंक्शनल ग्रुप कैसे हैं? सेम। तो फंक्शनल आइसोमेरिज्म तो पॉसिबल ही नहीं है। पेरेंट चेन भी कितने की है? 3 कार्बन की है। कितने की है? 3 कार्बन की पेरेंट चेन है। तो ये चेन आइसोमेरिज्म भी नहीं हो सकती। कौन सी हो सकती है? पोजीशन आइसोमेरिज्म, बिकॉज इसमें फंक्शनल ग्रुप है जो अपने पास, वो आपका पोजीशन फर्स्ट एंड सेकंड पर लाई कर रहा है। तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? कौन सा होगा भैया? पोजीशन आइसोमेरिज्म। कौन सा? पोजीशन आइसोमेरिज्म। इरेज करें इसको। नेक्स्ट, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट एज ए डाइसेक्राइड्स? डाइसेक्राइड्स, डाइसेक्राइड किसको बोलते हैं भैया? पहली बात तो ये जान लो, डाइसेक्राइड किसको कहते हैं? इसको आप जानते होंगे अगर आपने बायोमोलिक्यूल पढ़ा होगा। वैसे मुझे पूरी आशा है कि आपने पढ़ा होगा। तो डाइसेक्राइड को एक बार बता देते हैं। डाइसेक्राइड क्या होता है? डाइसेक्राइड, SACCHARIDE, डाइसेक्राइड क्या होता है? डाइसेक्राइड ऐसा होता है जब मैं डाइसेक्राइड का हाइड्रोलिसिस करता हूँ तो मेरे पास 2 यूनिट मिलती है मोनोसेक्राइड्स की। किसकी? मोनोसेक्राइड की। अब ये मोनोसेक्राइड क्या होता है? ये बेसिकली जैसा ग्लूकोज होता है, फ्रक्टोज होता है, ठीक इसी प्रकार से जिसका फर्दर हाइड्रोलिसिस करने पर उसका कोई भी यूनिट के अंदर ब्रेक डाउन नहीं हो, ब्रेक नहीं हो, तो उसको क्या बोलते हैं अपन? मोनोसेक्राइड बोलते हैं। ठीक है, जैसे आपका ग्लूकोज हो गया, बहुत सारे बताए थे मैंने आपको। गेट्रेक्सल, एक ट्रिक बताई थी मैंने आपकी मोनोसेक्राइड की, गेट्रेक्सल, गेट्रेक्सल। और यहाँ पर क्या था? आग अमित, आग अमित। ठीक है, ये आपके ट्रिक थी। ग्लिसरॉल्डिहाइड, थ्रियोज, राइबोज, एराइनोबोज, और उसके बाद लिक्सोज, जाइलोज, है ना, ये आपके पास सभी थे। क्या थे आपके पास? ये मोनोसेक्राइड थे। डाइसेक्राइड अपने पास 3 ही पढ़े थे हमने। एक तो पढ़ा था अपना कौन सा? एक तो पढ़ा था अपने पास सुक्रोज, दूसरा आपका कौन सा था? माल्टोज, और तीसरा कौन सा था अपने पास? तीसरा कौन सा था? लैक्टोज, जिसको अपन मिल्क शुगर के नाम से भी जानते हैं। इट इज़ कमिंग अंडर द कैटेगरी ऑफ मिल्क शुगर। ओके, तो आप डिसाइड कर लीजिए सुक्रोज आपका डाइसेक्राइड होगा। बाकी आपने राइबोज बोला, माल्टोज बोला, लैक्टोज, इसने नोट बोला है, इस चीज़ पे आप थोड़ा सा ध्यान दें। ये अपने पास नोट की बात कर रहा है। तो सुक्रोज भी अपने पास एक डाइसेक्राइड की कैटेगरी के अंदर आता है, दूसरा आपका माल्टोज भी आता है, और तीसरा लैक्टोज भी होता है, जिसको अपन मिल्क शुगर के नाम से बोलते हैं। अभी मैंने बताया था आपको। ठीक है, ये भी क्या है अपने पास? मिल्क शुगर है। तो कौन सा करेक्ट आंसर होगा आपका? राइबोज, बिकॉज ये अपने पास मोनोसेक्राइड है। क्या है? मोनोसेक्राइड। ओके, तो अवर करेक्ट आंसर दैट इज बी। बी आपका करेक्ट आंसर होगा। बाकी तीनों आपके डाइसेक्राइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करें। ओके, विच ऑफ फॉलोइंग इज नोन एज ब्लड क्लॉटिंग? ब्लड क्लॉटिंग के अंदर सबसे आसान क्वेश्चन, और इसको बचपन से ही अपन पढ़ते आ रहे हैं, तो इसमें ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी आपको नहीं देखने को मिलेगी, बिकॉज इसके पीछे कोई भी नहीं है, तो आपको ध्यान रखना है। और बायोमोलिक्यूल चैप्टर के अंदर आपको ये क्लियर देखने को मिलेगा कि विटामिन के ही हमारे पास, जिसमें अपना प्रोथ्रोम्बिन होता है। अगर बायोलॉजिकल स्टूडेंट हैं आप, बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, तो आपको इसका आंसर पहले से ही पता होगा बहुत टाइम से। ये नहीं इतिहास नहीं बता रहा मैं तुम्हें, बहुत टाइम से, मतलब 11वीं क्लास से ही पता होगा, अगर आपने तुमने 11वीं के अंदर बायोलॉजी ली है तो बायोलॉजी के अंदर जो बायोलॉजी के स्टूडेंट होते हैं वो बड़े खतरनाक होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं ये? खतरनाक। कभी बताऊंगा कि ये खतरनाक कैसे होते हैं, लेकिन अभी हमारा टॉपिक चल रहा है तो उसको कंप्लीट करने दीजिए, बिकॉज ऐसी चीज़ें रिलेवेंट चीज़ें घुसड़ जाएंगी तो लेक्चर थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, तो इसलिए नहीं बता रहा मैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास 15th क्वेश्चन AR टाइप क्वेश्चन है अपने पास ही, एसर्शन और रीजन टाइप क्वेश्चन। बिकॉज
HBSC के स्टूडेंट अभी तक ये नहीं जानते थे कि AR टाइप क्वेश्चन क्या होते हैं, एसर्शन और रीजन टाइप क्वेश्चन होते हैं भैया। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के अंदर पूछे जाते हैं और सबसे पहले दूसरे बोर्ड्स के अंदर भी थे और CBSE के अंदर भी पूछे जाते थे। लेकिन बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा ने अब की बार डिसाइड किया कि इन टाइप के क्वेश्चंस को भी अपने सिलेबस के अंदर और क्वेश्चन पेपर के अंदर डालते हैं। तो क्या ट्विस्ट निकल के आता है, बहुत ट्विस्ट निकलेगा, क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पर मेनली गलती करते हैं। और खुद गलती कैसे होती है, क्योंकि उनको यही नहीं पता होता कि एसर्शन क्या कह रहा है, रीजन क्या कह रहा है, क्योंकि इसके पीछे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत स्ट्रॉन्ग होनी जरूरी है। ये पहले मैं बता दूँ आपको, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी शुड बी मैंडेटरी, इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा, तभी आपसे ये क्वेश्चन बन पाएंगे। तो पहले एक बार हिंट समझ लेते हैं कि हिंट में क्या बोल रहा है। ये कुछ हिंट दे रखे हैं आर टाइप क्वेश्चंस के लिए, यहाँ पे ऊपर पढ़ लिया। हाँ, तो इसके अंदर ऑप्शन ए तब आपको सिलेक्ट करना है जब आपका एसर्शन क्या होता है, कोई भी कथन होता है, क्या होता है, कथन। और रीजन क्या होता है, उसका एक कारण होता है, रीजन होता है। तो दो बातें बोली गई हैं आपके सामने, तो उनको डिसाइड करना आपको कि भैया यहाँ पर ये दोनों बातें ठीक हैं, ठीक भी हो सकती हैं और गलत भी हो सकती हैं। अब वो गलत कैसे हो सकती हैं ये तो पता नहीं, वो तो देखने के बाद में पता चलेगा कि हमारे पास क्वेश्चन क्या होता है, रॉन्ग या फिर इनकरेक्ट। लाइक मैंने जैसे बोला, एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको समझ में आएगा। आपके दो मित्र हैं, एक तो है गोलू, क्या है, गोलू, क्या भैया, एक तो है गोलू और एक है अपना मोलू। क्या है, गोलू और मोलू दोनों क्या है, आपस में फ्रेंड है। फ्रेंड नहीं मानता हूँ मैं इनको, फादर मानता हूँ। क्या मानता हूँ, फादर। गोलू एक बेटा है किसका, और ये क्या है, मोलू एक पिता है। ऐसा कंसीडर करके चलते हैं, तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। तो लाइक थर्ड पर्सन बोल रहा है आपसे, कोई बात बोली उसने कि गोलू के पिता का नाम मोलू है, उसने ये बोल दिया कि गोलू के पिता का नाम मोलू है। ये डाल दिया उसने एसर्शन के अंदर, किसके अंदर डाल दिया, एसर्शन के अंदर। ये कथन बोल दिया कि गोलू के पिता का नाम मोलू है। ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं, आप जानते भी हैं आप इस चीज़ को कि है या फिर नहीं है, मैं कह नहीं सकता। लेकिन दूसरी चीज़ आप यहाँ पे ये जानने का प्रयास कीजिए कि आपको ये चीज़ पता है या फिर नहीं है। अब रीज़न भी बोल दिया उसका, रीज़न ये बोल दिया कि गोलू झज्जर रहता है। कहाँ पे रहता है, झज्जर रहता है। ये इसका कारण बता दिया इसने कि भैया गोलू के पिता का नाम मोलू है, और रीजन बता दिया कि गोलू झज्जर में रहता है। अच्छा जी, आपने विचार दौड़ाया, एसर्शन तो सही बोल रहा है, आपको पता है कि गोलू के पिता का नाम क्या है, मोलू है। आप मानोगे कि सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अरे ये तो इरेज हो गया, चलो कोई नहीं, इरेज हो गया तो इसमें लिख देते हैं दोबारा, गोलू था ना तो गोलू लिखते हैं अपन, ये लिख दिया गोलू। आपको ये पता होगा कि गोलू इसका नाम है और ये बेटा है किसका, मोलू का। सही बात है, एसर्शन बोला आपने कि बिल्कुल सही बात बोल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन भैया ये रीजन थोड़ी नहीं हो गया कि मोलू झज्जर में रहता है, गोलू झज्जर में रहता है। भाई झज्जर में तो बहुत सारी पब्लिक रहती है, अब सभी का नाम गोलू थोड़ी नहीं है, उनके पिताजी का नाम अलग है, उनके बेटों का नाम अलग है, तो इसका ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन थोड़ी नहीं हुआ है। भले ये चीज़ कह रही हो कि भले वो झज्जर में रहता हो, लेकिन ये इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है कि झज्जर में रहने वालों के सभी के जीन गोलू मोलू के ही होंगे, नो। ठीक है, एग्जाम्पल याद रखना आपको, ठीक है। मैं कभी कोई स्टूडेंट झज्जर से बिलोंग कर रहा हूँ तो मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हो और बोले कि सर आप झज्जर के बारे में ऐसे कैसे बोल सकते हो, तो उसके लिए, ठीक है। तो इसका जो रीज़न है वो इनकरेक्ट है। तो पहला कुछ आंसर आपको तब सेलेक्ट करना है जब आपके लिए दोनों एसर्शन और रीजन दोनों चीज़ें क्या हों, सही हों। तब आपको क्या सेलेक्ट करना है, ए।
और ए आपका एसर्शन सही तरीके से रीज़न है वो सही तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हो एसर्शन को, सही बात बोली। अब सही एक्सप्लेनेशन ये हो सकता था इसका कि गोलू की मम्मी का नाम सुनीता है, फलाना है, ढिमका, जो कुछ भी होता उसकी मम्मी का नाम, वो उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन होता। क्योंकि अगर सुनीता नहीं होती या फिर मोलू नहीं होता तो दोनों से कैसा गोलू बनता, नहीं बनता ना। हाँ, बन भी सकता है, नहीं बन सकता। वैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी डेवलप हो जाएगी कि आगे इन फ्यूचर आपको बच्चे भी लेबोरेटरी के अंदर देखने को मिलेंगे। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का एक बहुत बड़ा दौर आने वाला है और 2030 के अंदर बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी। अगर हम स्टार्टिंग की बात करें तो 2025 में आपका बहुत सारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस चीज़ को अपने हैंड ओवर कर लेगा। तो मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता इस विषय पर, नहीं तो कोई कैप्शन आ जाएगा तो वो सही नहीं है। दूसरा आपका बोथ एसर एंड रीजन ऑफ ट्रू एंड रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इसने बोला है कि यहाँ पर एसर्शन और रीजन दोनों ठीक है, जैसे इस प्रकार यहाँ पर भी ठीक है, ये भी ठीक है, वो झज्जर में ही रहता है, लेकिन इसका आर जो है रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है ए का, तो इसलिए आपका बी सिलेक्ट तब आपको करना है। तीसरा आपको ऑप्शन तब सेलेक्ट करना है जब एसर्शन तो सही हो लेकिन आपका रीज़न गलत हो, तब आपको सी ऑप्शन सेलेक्ट करना है। और डी कब करना है, जब आपका रीज़न तो सही हो लेकिन एसर्शन ही आपका गलत निकल जाए साला, तो तब आपको कौन सा करना है, डी ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो आप समझ गए होंगे कि एसर्शन और रीज़न बेसिकली बातों के ऊपर चीज़ें होती हैं। किसके ऊपर होती हैं, बातों के ऊपर क्या होती हैं, ये चीज़ें होती हैं आपकी। आपसे कोई भी स्टेटमेंट बोला गया है तो स्टेटमेंट के आधार पर ही डिसाइड कर पाओगे कि AR टाइप क्वेश्चंस क्या होते हैं, ठीक है। तो ये अपनी बात हुई गोलू मोलू की। किसकी बात हुई, गोलू एंड मोलू की। अब देखते हैं हम यहाँ पे नेक्स्ट अपने क्वेश्चन पे आते हैं। किस पे आते हैं बच्चा, क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन पे आप, ठीक है। यहाँ पे एसर्शन बोला गया है स्टडी ऑफ एक्टिनोइड इज डिफिकल्ट देन द स्टडी ऑफ लेंथनोइड। आपको 4F सीरीज पता होगी, इसको बोलते हैं लेंथेनाइड। क्या बोलते हैं, लेंथेनाइड सीरीज ऑफ F ब्लॉक। किस ब्लॉक की, F ब्लॉक, जहां पर सीने पर नदियां प्रेम के सागर, सीरियम से लेकर कहां तक, लुटाया है ना, ल्यूटेशियम तक, सीरियम से लेकर ल्यूटेशियम तक, कहाँ से 58 से लेकर 71 तक, ये सभी क्या होते हैं अपने पास, लेंथनोइड होते हैं। जबकि आपके पास थोरियम से लेकर, वो था ना, थोड़ा पापड़ यूं नापो पुराने आम कम बिकेंगे, और आगे क्या था, मैडम कॉफ़ी लाओ नाश्ता ऐसे फरमाओ, ठीक है। तो वो भी ट्रिक आपको शायद ध्यान होगी, तो ध्यान रख लेना। ये अपनी पास क्या होती है, एक्टिनोइड होते हैं। क्या होते हैं, 90 से लेकर 103 तक, 90 से लेकर 103 तक ये एलिमेंट्स होते हैं अपने पास एक्टिनोइड सीरीज़ के। तो एक्टिनोइड जो होते हैं बेसिकली ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं। क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट। क्या होते हैं, ये ऐसे एलिमेंट होते हैं जो रहते तो उसी पीरियड या फिर ग्रुप के अंदर हैं, उसी सीरीज़ के अंदर, लेकिन बिहेव कभी कभी दूसरों को जैसा कर देते हैं। तो इनको अपनी कैटेगरी में, श्रेणी में रखना या फिर कभी भी कंपेयर करना बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर इनकी स्टडी करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। और आज तक के जो भी साइंटिस्ट हैं वो इसकी कंप्लीट स्टडी करने में लगे हुए हैं, और इन फ्यूचर लगता है कि वो जल्दी इस चीज़ को अचीव भी कर लेंगे। तो रीजन क्या अपने पास, एक्टिनोइड आर द रेडियो एक्टिव एलिमेंट। ये अपने पास क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं, जो मैंने आपको बताया। तो दोनों चीज़ें क्या हैं आपकी, राइट है। ये भी राइट बोल रहा है क्योंकि इनकी जो स्टडी होती है आपकी 58 to 71 आपकी क्या होती है, इजी होती है। लेकिन ये कंप्लीटली एक्टिनोइड क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, तो इनकी स्टडी करना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। तो इसीलिए यहाँ पर ये आपका ए भी ठीक है, आर भी ठीक है, तो इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ए। कौन सा, ए वाला। नेक्स्ट है अपने पास 16th क्वेश्चन। क्या चीज़, 16th क्वेश्चन। 16th क्वेश्चन को देखते हैं भैया क्या बोलेगा। 16th क्वेश्चन में बोल रखा है थायोसाइनाइड लिगेंड कैन यूज लिंकेज आइसोमेरिज्म। क्या चीज़, लिंकेज आइसोमेरिज्म। अब ये लिंकेज आइसोमेरिज्म क्या होती है, लिंकेज आइसोमेरिज्म बेसिकली देख देते हैं
हमारे पास ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की आइसोमेरिज्म होती है लिंकेज आइसोमेरिज्म। लिंकेज आइसोमेरिज्म एक ऐसी आइसोमेरिज्म होती है जिसमें कोई भी लिगेंड हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम से, भाई यहाँ पर मेटल और लिगेंड के बीच में क्या होता है, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म होता है। आपको भी पता होगा ये लुईस बेस के रूप में काम करता है और ये लुईस एसिड के रूप में काम करता है, क्योंकि इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं डोनेट करने के लिए। ठीक है, तो लिंकेज आइसोमेरिज्म बेसिकली आपका ऐसा आइसोमेरिज्म होता है जिसमें हमारे पास जो लिगेंड होता है दोनों डोनर साइड को रखता है। 2 डोनर साइड होती हैं, क्या होती हैं, 2 डोनर साइड्स होती हैं। तो वो क्या कहलाता है अपने पास, लिंकेज आइसोमेरिज्म। लेकिन एक टाइम में एक कंपाउंड के अंदर एक ही टाइप के क्या करता है वो डोनर साइड का प्रयोग करता है। सॉरी, वो तो दूसरा हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं बड़ा सिंपल सा। तो ये लिंकेज आइसोमेरिज्म को फॉलो करता है थायोसाइनाइड, जिसको हम HCN- के नाम से बुलाते हैं। ये क्या होता है अपना थायोसाइनाइड। ठीक है, साइनाइड क्या होता है, थायोसाइनाइड। ठीक है, थायोसाइनाइड। ठीक है, इसको जब लिगेंड के रूप में हम IUPAC ने में लिखेंगे तो एटो बन जाता है, थायोसाइनाइटो। ठीक है, तो ये अपने पास एक लिगेंड होता है। जैसे मैंने बोला कि मेरे पास FeSCN है, क्या है, FeSCN है, और यहाँ पर मैंने बोल दिया Cl2 और ऐसे यूँ डाल दिया। ठीक है, और चार्ज लगा दिया अपने यहाँ पे कितना, कुछ भी नहीं लगाया, ये अपने पास कंपाउंड बन गया। तो यहाँ पे देखो जो आयरन के संग जो बॉन्ड बन रहा है वो सल्फर के थ्रू बन रहा है। लेकिन अगर मैं जस्ट इसका उल्टा कर दूं, नाइट्रोजन की साइड से बॉन्डिंग करना स्टार्ट कर दूं, तो मेरे पास यहाँ पर जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है दूसरा ऐसा ले लेते हैं हम Fe, यहाँ पर NCS, और ये क्या बन जाएगा, आइसोथायोसाइनाइटो, है ना, क्या बन जाएगा, आइसोथायोसाइनेटो। तो इसमें जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है वो नाइट्रोजन के टुवर्ड्स से बन रहा है, नाइट्रोजन की तरफ से बन रहा है। तो यहाँ पर आपका ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है। तो एम्बिडेंटेड लिगेंड रिजल्ट इन लिंकेज आइसोमेरिज्म विच कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, इसको क्या बोलते हैं, जो हमारे लिंकेज आइसोमेरिज्म शो करते हैं ना, ये अपने पास कौन सा लिगेंड है, एम्बिडेंटेड लिगेंड। मैं सही बोल रहा था लेकिन थोड़ा कन्फ्यूजन था, तो इसलिए थोड़ा सा एम्बिडेंटेड लिगेंड होता है। क्या होता है, एम्बिडेंटेड लिगेंड। एम्बिडेंटेड लिगेंड क्या होते हैं, ऐसे लिगेंड जिनकी 2 डोनर साइट होती है वो एम्बिडेंटेड लिगेंड कहलाते हैं। इरेज करें, नेक्स्ट, एल्कोहल आर रेडियली सोल्यूबल इन वाटर। इसने बोला है कि अल्कोहल जो होता है, अल्कोहल को सभी जानते होंगे, आपने यूज़ भी करी होगी, विस्की ब्रांडी रम, रॉयल स्टेग, 5000 और बहुत सारे ब्रांड होते हैं, तो उनका यूज़ भी किया होगा आपने किसी ने। ठीक है, तो अल्कोहल अपने लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अब क्यों होती है मैं तो लेक्चर के ड्यूरिंग नहीं बता रहा, क्योंकि लेंथी बहुत हो जाएगा लेक्चर, और इसीलिए मैं लिमिटेशन में रख रहा हूँ इस चीज़ की। अल्कोहल बहुत सारा आपके लिए बेनिफिशियल भी होता है, और जितनी भी चीज़ मेडिसिन होती हैं कहीं ना कहीं आपका यूज़ होता है अल्कोहल्स का। ठीक है, अगर मैं बात करूँ इथेनॉल जिसको C2H5OH बोलते हैं, क्या बोलते हैं, C2H5OH। बेसिकली इसका जो कॉमन नेम होता है अल्कोहल। अगर आप किसी नॉन साइंस स्टूडेंट को पूछोगे, आर्ट्स के, कॉमर्स के, तो अल्कोहल का नाम सुनते ही उसके दिमाग में एक ही चीज़ घूमेगी, विस्की, ब्रांडी और रम। उसको ये नहीं पता कि इसका यूज़ मेडिसिन के रूप में भी प्रयोग में किया जाता है या फिर दूसरे इंडस्ट्री में भी इसका यूज़ किया जाता है। लेकिन उसका विचार क्या आएगा, उसका विचार आएगा विस्की और रम, अल्कोहल, है ना, रॉयल स्टेग और भाई ब्लू एम्पेरियल, क्या क्या नाम होते हैं, है ना, मुझे नहीं पता भैया, मैं वैसे ही। और आजकल तो संतरा वंतरा भी चलने लग गए हैं, ठीक है, मार्केट में मस्ताना, ये सभी किसके उदाहरण हैं, ये अल्कोहल के हैं। और ये सभी क्या होता है, C2H5OH। बस परसेंटेज के ऊपर चीज़ें डिपेंड करती हैं, क्योंकि जो इनके अंदर परसेंटेज होता है अल्कोहल का वो वेरी करता है। जैसे मैं बियर की बात कर रहा हूँ तो उसके अंदर अल्कोहल का जो परसेंटेज होता है 7 to 8% होता है, जबकि जो हम कॉमनली यूज़ करते हैं अल्कोहल वो अपने पास 58 के समथिंग क्या होता है, अल्कोहलिक अमाउंट होता है उसमें। ठीक है, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। अब बात कर रहा हूँ उसकी, अल्कोहल आर रेडियली सॉल्युबल इन वाटर। सभी को पता है भैया अपने पास अल्कोहल है, लेकर आए भी कोई बोतल,
तो उसके अंदर पानी तो मिलाते ही मिलाते हैं। अगर पानी मिलाएंगे तो भैया वो तो सॉल्यूबल है ही है। बात तो सही बोल रहा है ये, एसर्शन आपका सही बोल रहा है कि भैया सॉल्यूबल है। लेकिन उसने रीजन भी बोला यहाँ पर कि एल्कोहल फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर। अब इसका तो आंसर मुझे बताना पड़ेगा। एल्कोहल क्या होता है अपने पास, RO और यहाँ पर होता है H, ठीक है। दूसरा हमारे पास H2O होता है, क्या होता है, H2O। H2O अपने पास ऐसे ही होता है। जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बन रहे हैं, ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर ऑक्सीजन एल्कोहल के और इसमें भी बॉन्डिंग बन रही होगी, आपस में बन रही होगी, नहीं बन रही होगी। और जो ये बॉन्डिंग होती है वो आपकी बॉन्डिंग कहलाती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या कहलाती है बच्चों, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और इसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के रिजल्ट के कारण यहाँ पर इनके बीच में जो बॉन्डिंग होती है वो आपकी सॉल्युबल का कारण बनती है। कि कारण क्या है कि हमारे पास एल्कोहल जो होता है वो सॉल्युबल होता है वाटर के अंदर। तो इसका रीजन कौन सा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कौन सा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके, नेक्स्ट, ओ सॉरी, इसके अंदर ये तो बताना ही भूल गए हम कि क्या क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है। तो दोनों चीज़ें ठीक हैं, दोनों चीज़ें क्या अपने पास ठीक बोल रहा है। तो एसर्शन भी ठीक है और रीजन भी ठीक है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है। तो आपका ए ही क्या होगा, राइट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। 18th क्वेश्चन। 18th क्वेश्चन आपके पास है, व्हेन न्यूक्लियोटाइड इज लिंकेज विद फॉस्फोरिक एसिड वी गेट न्यूक्लियोसाइड्स। ये गलती कर गया। अब गलती इसने खुद ने की है या फिर करवाई गई है वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये स्टेटमेंट जो आपका बोल रहा है, एसर्शन व्हेन न्यूक्लियोटाइड्स इज लिंकेड विद फॉस्फोरिक एसिड वी गेट ए न्यूक्लियोसाइड। क्या बोला इसने, न्यूक्लियोसाइड बोला है, जबकि हमें मिलते क्या, न्यूक्लियोटाइड। क्या मिलते हैं, न्यूक्लियोटाइड मिलते हैं हमें यहाँ पर। क्या मिलते हैं, न्यूक्लियोटाइड। तो गलत बोल दिया इसने ये, लेकिन रीजन देखो, न्यूक्लियोटाइड तुरंत ही बोला है इसने रीजन में। देखो, न्यूक्लियोटाइड आर ज्वाइंट टुगेदर बाय द फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। किस लिंकेज के द्वारा होता है, इस चीज़ को आप ध्यान रखें। ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कहाँ पे यूज होता है और फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज कहाँ पे होता है, इन दोनों चीज़ों को ध्यान रखना। तो यहाँ पे जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं अपने पास, न्यूक्लियोटाइड्स, अगर कोई स्टूडेंट इंटेलिजेंट है तो उस पॉइंट को देखकर ही समझ में जाएगा कि यहाँ पर जो रीजन बोला है वो आपका सही बोल रहा है, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड। और लास्ट में इसने बस एक चेंज दे दिया, यहाँ पर साइड लगा दिया। तो एसर्शन तो आपका इनकरेक्ट कर दिया इसने, लेकिन रीजन इसने सही दिया है। तो इसमें जो ऐसी कंडीशन आती है तब आपको ऑप्शन कौन सा सेलेक्ट करना है, डी ऑप्शन। कौन सा, डी ऑप्शन। ये एसर्शन का आंसर कौन सा, सॉरी एआर टाइप क्वेश्चन का क्या कौन सा आंसर होगा आपका, डी, बिकॉज एसर्शन इज रॉन्ग और रीजन आपका करेक्ट बोल रहा है। नेक्स्ट, तो ये हमारे पास 4 क्वेश्चन थे जो अपने पास एआर टाइप क्वेश्चन, जिसको हम एसर्शन और रीजन टाइप क्वेश्चन बोलते हैं। और इन एसर्शन और रीजन टाइप क्वेश्चंस को आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी को ध्यान में रखते हुए सॉल्व करना पड़ेगा। आगे बढ़े, आगे देखो, बड़े जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है मैं आपको बता दूं, जो बेसिकली अब मैं हर चीज़ को यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करने वाला। आपको, आपने भी चैप्टर पढ़ा होगा और ये बहुत क्विक रिवीजन है, बहुत क्रैश रिवीजन है। अगर आपको कोई भी चीज़ें हैं वो मेरे समझाने का दायित्व है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि मैं यहाँ पे डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करने चला जाऊँ कि भाई आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं। आपको दिख रहा है ना यहाँ पे, इसको देख के बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि मुझे लिखने से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अगर लिखा होता तो मैं एक्सप्लेन कर देता, लेकिन आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं वैसे बता देता हूँ आपको। ऐसे सॉल्यूशंस जो रॉल्स लॉ को फॉलो करते हैं। किसको फॉलो करते हैं, रॉल्स लॉ को फॉलो करते हैं, वो क्या होते हैं, आइडियल सॉल्यूशन होते हैं। और यहाँ पर आपका पीएस, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, क्या बोलता है, वो बोलता है पी नॉट एक्स ए, पी नॉट ए एक्स ए इंटू के पी नॉट बी एक्स बी के बराबर होता है। ठीक है, ये मिलता है आपको। जबकि यहाँ पर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डज नॉट इक्वल टू पी नॉट ऑफ ए इंटू एक्स ए प्लस के पी नॉट बी ऑफ एक्स बी। एक्स क्या है यहाँ पर, जाई। जाई क्या अपने पास, मोल फ्रैक्शन। क्या है, मोल फ्रैक्शन। यहाँ पर वॉल्यूम और आपका बहुत सारी चीज़ें इक्वल होती हैं आइडियल सॉल्यूशन के अंदर। ये आपका आइडियल सॉल्यूशन होता है और ये क्या होता है अपने पास, नॉन आइडियल सॉल्यूशन होता है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। मैं आपको प्रेफर करूँगा किसी भी रिवीजन बुक की टुवार्ड्स, जहाँ पर आप जाइए और इन क्वेश्चंस को यहाँ पर लर्न कीजिए।
ठीक है, ये पूछे जाते हैं, आपको देखने को मिल रहा होगा। अब एक क्वेश्चन बोल दिया यहाँ पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ चुका भैया, थोड़ा सतर्क हो जाइए क्योंकि इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपके पास मैथमेटिकल टूल्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है, और जिनकी ये मैथमेटिकल टूल ख़त्म है वो शायद बायोलॉजी के मुख्य छात्र होते हैं। ऐसा मैंने देखा है, अनुभव किया है कि मेनली जो स्टूडेंट होते हैं बायोलॉजी के, उनको फिजिकल केमिस्ट्री में सॉल्व करने में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, और कैलकुलेशन में तो उनकी छक्के छूट जाते हैं, छक्के भी नहीं चौके ही छूटते हैं उनके, छक्के तो बहुत दूर की चीज़ है। देखो भैया क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ बेंजोइक एसिड, बेंजो। अब देखो बेंजो ग्रुप क्या होता है, बेंजो ग्रुप ये होता है जब बेंजीन के ऊपर आपका यहाँ पे 2 वैलेंसी 3 वैलेंसी ओपन हो। क्या बोल रहे हो सर आप? मैंने बोला मेरे पास बेंजीन है, क्या है ये, अपने पास बेंजीन है, ऐसा ही होता है बेंजीन। ऊपर लगा होता है CH3, अगर यहाँ पे CH3 लगा होता है तो इसको बोलते हैं अपन टोलुइन, लेकिन टोलुइन नहीं बोल रहा मैं, इसको बोल रहा हूँ यहाँ पे कुछ और। मैंने इसे बोला कार्बन को यहाँ पे रखा और इसकी 3 वैलेंसी मैंने फ्री कर दी। अगर ये ग्रुप देखने को मिलता है आपको तो इसको बोलते हैं बेंजो ग्रुप। क्या बोलते हैं? बेंजो ग्रुप। अगर 2 वैलेंसी फ्री मिलती है तो इसको बोलते हैं बेंजल ग्रुप, और 1 वैलेंसी फ्री मिलती है तो इसको बोलते हैं बेंजाइल। क्या बोलते हैं? बेंजाइल। क्या बोलते हैं? बेंजाइल। तो यहाँ पर 3 वैलेंसी फ्री है। अब 3 वैलेंसी यहाँ पे कैसे एडजस्ट हुई है इनको देख लीजिएगा एक बार, ठीक है, कैसे एडजस्ट हुई है यहाँ पे, ये करें एडजस्ट इनको। तो यहाँ पर लगा अपने पास C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर ऑक्सीजन के संग यहाँ पे ऐसे ही, तीनों एडजस्ट हो चुकी हैं। तो बेंजो तो हमारे पास पहले ही था, और ओइक एसिड क्या है अपना 2 डिग्री सफिक्स है किसका? कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो बेंजोइक एसिड बन गया आपका, ठीक है। लेकिन काम पे आते हैं, इसको नहीं पूछ रहा है, ये पूछ रहा अपना इसका जो चीज़ें गिवन कर रखी हैं उनको देख लेते हैं एक बार। अब देखो कुछ स्टूडेंट क्या मिस्टेक करते हैं, जैसे उन्होंने डाटा प्रेडिक्ट कर लिया, और मैथमेटिक्स के जो स्टूडेंट होते हैं उनकी बहुत बड़ी मिस्टेक होती है कि वो गिवन इन चीज़ों को नहीं लिखते हैं, लेकिन कई बार एग्जामिनर के दिमाग में एक चीज़ घुसती है, और वो बहुत भयंकर वाली घुसती है कि इसने यूनिट क्यों नहीं लिखी। और अगर आप मार्किंग स्कीम को देखोगे, अगर नीचे जो बोर्ड की साइड पे जाओगे आप, तो मार्किंग स्कीम के अंदर क्लियर ये मेंशन करके रख रखा है कि यूनिट के भी आपके 1/2 मार्क्स हैं। बिल्कुल क्लियर मेंशन है, उन्होंने क्लियर बोल दिया कि यहाँ पर कोई भी आफ्टर इवोल्यूशन का आप फॉर्म भरे, रीचेकिंग का फॉर्म भरे, उसमें कोई भी सुनाई होगी अगर आपने ऐसा किया है तो। इस चीज़ को पहले ही बता दूं मैं, वैसे आपको पता होगा शायद अगर आपने रीड की होंगी इंस्ट्रक्शंस बोर्ड की साइड पर जाकर। देखिए बच्चा लोगों, बेंजोइक एसिड की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है? बेंजोइक एसिड की बात कर रहा है। इसको थोड़ा सा ये करना पड़ेगा क्योंकि मिस्टेक दिखा रहा है ये, ठीक है, तो मिस्टेक नहीं आने देंगे। बेंजोइक एसिड जिसको हम बोलते हैं C6H5, और यहाँ पर बोल दिया COOH, ऐसा ही होता है। इसका मोलिकुलर फॉर्मूला, मोलिकुलर मास निकालते हैं बेंजोइक एसिड का, मोलर मास निकालें। मोलर मास कितना होगा? 6 कार्बन है यहाँ पर, 12 प्लस के 5 हाइड्रोजन प्लस 12 और 2 16 2 या 32 प्लस के 1। इसको सर एक बार कैलकुलेट करना कितना आएगा ये, इसको एक बार कैलकुलेट कर ली। आगे हम बोलते हैं क्या बोल रहा है। वॉल्यूम दे रखा है यहाँ पे, वॉल्यूम दे रखा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है 250 ml। अगर आप इसको लीटर के अंदर कन्वर्ट करोगे तो 250 डिवाइड बाई 1000 करके आप इसको लीटर में कन्वर्ट कर सकते हो। तो इसको करना पड़ेगा क्योंकि मोलरिटी दी गई है। मोलरिटी दे रखी है यहाँ पर इसकी सॉल्यूशन की 0.15 मोलर, ये दे रखा है। आप पूछा इसने कैलकुलेट अमाउंट ऑफ बेंजोइक एसिड C6H5 was required to prepare 250 ml of 0.015 मोलर सॉल्यूशन इन इथेनॉल। ओके, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है अपना। इसको जो सॉल्व नहीं कर पाएगा वही समझना कि बहुत नालायक श्रेणी के अंदर आ रहा है। फॉर्मूला आपको कौन सा लगाना है? अच्छा, मोलरिटी सुना है आपने, मोल्स ऑफ सॉल्यूट
अपॉन के वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये सुना है आपने? बिल्कुल सुना होगा, अवश्य सुना होगा, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है, ये आपने सुना होगा। अच्छा, मोलरिटी का फॉर्मूला पूछ रहा है। मोलरिटी आपको गिवन कर रखी है ना, चलो कोई नहीं, ये अपने पास गिवन मास अपॉन के मोलर मास होता है, गिवन मास अपॉन के मोलर मास होता है, डिवाइड अपने किया यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर की बात कर रहा है, तो वो तो आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ही रहेगा, ही रहेगा नहीं रहेगा। अपन सॉल्व करने जाते हैं, करें सॉल्व। तो मोलरिटी अपने पास 0.15 मोलर है, गिवन मास इसका नहीं दे रखा है, वो तो हमसे पूछा गया है, तो एक्स मान लेते हैं। अपॉन के मोलर मास सर कैलकुलेट करके कितना आया ये 122 ग्राम, 122 ग्राम, तो डिवाइड बाय 122 ग्राम, डिवाइड किया आपने यहाँ पे 250 डिवाइड बाई 1000, इतना लीटर बनेगा आपका ये। इसको आप कैलकुलेट करने जाओगे तो ये 1 कितना हो जाएगा 4, 1/4। तो इसे आप इधर की साइड खींचो सब कुछ को, तो अपन यहाँ पे करते हैं इसको। तो x इज इक्वल टू क्या बनेगा अपने पास 0.15, और उसके बाद इंटू के 122 डिवाइड बाय 4। सर इसको भी करना एक बार, कितना निकल के आता है। So our correct answer that is 4.75 के अप्रोक्स। ये अपना क्या बनेगा, इतना ग्राम क्या निकल के आएगा, जो हमारे पास सॉल्यूट है बेंजोइक एसिड उसका गिवन मास है। तो इसका राइट आंसर कितना है 4.75 ग्राम। समझ में आ रही होगी आपको ये सब चीज़ें। क्वाइट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेट फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। फेराडेज लॉ की बात कर रहा है, तो आपको फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ दोनों ध्यान है या फिर नहीं है। अपन फर्स्ट लॉ की बात करते हैं, तो फर्स्ट लॉ में क्या बोला गया है कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ऑक्सीडाइज या फिर रिड्यूस होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, किसके होता है भाई, चार्ज के। ऐसा ही तो समझना था हमें, W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, और Q किसके अंदर होता है, फेराडे के अंदर होता है। किसके अंदर होता है, फेराडे के अंदर। और 1 फेराडे कितना होता है, 1 फेराडे होता है 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और 1 मोल इलेक्ट्रॉन चार्ज कितना होता है 96500 कूलम्स, इतना की होती है। तो फेराडे अपने आप को समझता नहीं था, कूलम को तो बिल्कुल नीचे समझता था, उसकी इतनी यूनिट को अपने 1 यूनिट के बराबर मानता था। कौन, फेराडे। तो W अगर मैं किसी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाता हूँ तो कोई भी कांस्टेंट आता है, तो Z कांस्टेंट आ गया, और यहाँ पर Q, ऐसा ही होता है। W क्या अपने पास यहाँ पर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और Z क्या होता है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। जो Z होता है ना, ये इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट बोलते हैं इसको अपन, ठीक है। और जो Z होता है अपने पास, ये होता है E/K 96500, इतना होता है। तो मैंने क्या रखा है यहाँ पे E/K 96500। क्यों, क्या होता है अपना चार्ज होता है, क्या होता है चार्ज, और चार्ज क्या होता है करंट इंटू के टाइम, IT होता है। तो अपन क्या लिख देंगे यहाँ पर I/K/T। ये अपने पास फेराडेज फर्स्ट लॉ का फॉर्मूला है। आप डेफिनेशन तो लिख सकते हैं अगर आपको ये चीज़ समझ में आ चुकी है। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज फ्लोन। चाहे आपका ऑक्सीडाइज हो या फिर रेड्यूस हो, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, जो आपका किसी भी सर्किट के अंदर, किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर जो चार्ज फ्लो हो रहा है, वो आपका उसी के ऊपर डिपेंड करेगा, Q के ऊपर, ठीक है। ये क्या होता है आपका इक्विवेलेंट मास, और इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं, मोलर मास अपॉन के N फैक्टर। अब N फैक्टर क्या होता है, ये चेंज होता है। जैसे मैंने बोला CuSO4 रिएक्शन यूज, यहाँ पर Cu बन रहा है, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर कितना +2, और यहाँ पर कितना 0, तो चेंज कितने का दिख रहा है 2, और दो चीज़ निकल के आई है, इसी को बोलते हैं अपन N फैक्टर। क्या बोलते हैं, N फैक्टर। तो बेसिकली क्या होता है, चेंज होता है। अगर इसके ऊपर न्यूमेरिकल सॉल्व करने आएंगे तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक। सेकेंड लॉ भी आप लिख सकते हैं। सेकेंड लॉ क्या कहता है, वो तो आप लिख लोगे ना। सेकेंड लॉ क्या होता है आपका, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अगर मैंने 2 और मोर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को यहाँ पर एक सीरीज़ के अंदर कनेक्ट कर दिया, मतलब
3 4 बी कर दिए मैंने, समझा ही देता हूँ। 3 4 मेरे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है। सॉरी, एक सॉल्यूशन ये हो गया, दूसरा सॉल्यूशन ये और तीसरा सॉल्यूशन ये। इन तीनों के अंदर कैथोड एनोड भी जमाएंगे, कैथोड एनोड, कैथोड एनोड, और इन सभी के लिए यहाँ पर एक ही क्या होता है, यहाँ पर चार्ज फ्लो हो जाए। क्या हो जाए? चार्ज फ्लो हो तीनों के लिए इस टाइप से। ये ए बी कर, कुछ भी यहाँ पर सॉल्यूशन है CuSO4, यहाँ पर आपका AgNO3, या फिर मान लेते हैं यहाँ पर ZnSO4, कुछ भी आपका यहाँ पर 3 बीकर है। अगर इन तीनों के अंदर सेम चार्ज फ्लो हो रहा है तो उस वाली कंडीशन में आपके सीरीज़ के अंदर कनेक्ट होते हैं, और सीरीज़ के अंदर कनेक्ट होते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला निकल के आता है WA/K EA। ठीक है, आपने देखा होगा। वैसे एनसीईआरटी में इलेक्ट्रोनोलॉजी से इसको डिफाइन किया गया होगा, लेकिन आप समझ गए होंगे मैं क्या समझा रहा हूँ। डायरेक्टली आप इन चीज़ों को लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन? वेरी सिंपल क्वेश्चन। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आपका केमिकल काइनेटिक्स से क्वेश्चन बिलोंग करता है, है ना। इसका घर कौन सा है? केमिकल काइनेटिक्स। स्यूडो का नाम ही होता है नकली। जैसे आपने एक शब्द सुना होगा स्यूडो सेकुलर। क्या सुना होगा? स्यूडो सेकुलर क्या होता है? मतलब जो सेकुलरिज्म का नाटक करते हैं। आजकल पॉलिटिक्स के अंदर सेकुलरिज्म बहुत ही ट्रेंडिंग वर्ड है। अब से पहले हम इस चीज़ को जानते नहीं थे, लेकिन अगर करंट पॉलिटिक्स को हम देखने जाएं तो वहाँ पर ये वर्ड बहुत ज़्यादा यूज होता है, स्यूडो सेकुलर, है ना। तो स्यूडो ने ही हमसे क्या बना दिया यहाँ पर? स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब स्यूडो क्या है? नकली है, जो दिखावट करता है इसकी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। तो देखने में आपको ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नहीं लगती है, लेकिन बिहेव किसकी तरह करती है? ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की तरह करती है। अब कैसे करती है? तो इसके डेफिनेशन तो आप लिख लोगे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। आप बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन है, दोज रिएक्शंस विच कैन बिहेव एज ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बट दे आर नॉट ट्रूली फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो ये कुछ लोग सोचते हैं कि सेकंड ऑर्डर की हो जाएगी, कुछ लोग सोचते हैं कि भाई ये फर्स्ट ऑर्डर की हो जाएगी। ना तो ये सेकंड की होती है ना फर्स्ट की होती है पूरी तरीके से। अब कैसे होती है? इसका सबसे बड़ा एग्जांपल कौन सा है? इन्वर्जन ऑफ शुगर की बात करें या फिर सुक्रोज की बात कर रहे हैं तो शुगर का फॉर्मूला क्या होता है? C12H22 और O11। इसका इन्वर्जन करते हैं अपन H2O की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में? H2O की में। अब देखो हमारे पास ये H2O की प्रेजेंस में अगर इसका इन्वर्जन होगा तो 2 यूनिट बनती है। एक तो बनती है C6H12O6 जिसको अपन बोलते हैं ग्लूकोज। क्या बोलते हैं? ग्लूकोज। और दूसरी भी कौन सी होती है? C6H12O6, इसको क्या बोलते हैं? फ्रक्टोज। क्या बोलते हैं? फ्रक्टोज। दोनों यूनिट होती है, एक ग्लूकोज और दूसरी फ्रक्टोज। अब अगर मैं इसका रेट लॉ लिखने जाऊं तो आप बोलोगे कि सर R = K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सुक्रोज इंटू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O, और यहाँ पर ऑर्डर कितना निकल के आना चाहिए? सेकंड। लेकिन ये तो इनकरेक्ट है। तो इसका इनकरेक्ट होने का कारण क्या है? क्योंकि जो वाटर है यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर प्रेजेंट है और इसको मैं फ्रीली यूज़ करता हूँ क्योंकि ये एक्सेस के अंदर है। और कोई चीज़ एक्सेस के अंदर होती है तो वो रिएक्शन की रेट के अंदर काउंट नहीं होती हैं वो चीज़ें, उसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है हमारे रेट लो के अंदर। मतलब ये अपने पास एक कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट। अगर ये चीज़ कांस्टेंट होगी तो आपका इसी के चीज़ ऊपर ये चीज़ डिपेंड करेगी। ठीक है, इसका ये उदाहरण है। इथाइल एसीटेट भी आपका इसका उदाहरण हो सकता है ना, उसका वो कन्वर्जन करते हैं हम, उसमें इथेनोइक एसिड बनता है और इथेनॉल बनता है अपना, उसको भी आप कर सकते हैं। ठीक है, वो भी इसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी सिंपल है। इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्या होते हैं? वैसे इसको हमने सॉलिड स्टेट के अंदर भी पढ़ा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बोर्ड ने वो चीज़ रिमूव कर दी है। इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्या होते हैं? ये इंटरस्टिशियल साइट बनती है अपने पास जब हमारे पास कोई भी लेटिस बनता है। लेटिस क्या होता है? कोई भी एक कॉम्प्लेक्स और स्टेबल स्ट्रक्चर बनती है तो उसको क्या बोलते हैं? हम लेटिस बोलते हैं। लाइक जैसे मैंने बोला कि मेरे पास कोई भी लेटिस बना हुआ है आयरन का, ऐसे बना हुआ है, यहाँ पर सभी जगह आयरन है ना। क्योंकि अब हम किसके रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं? यहाँ पर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर किसके रेस्पेक्ट में?
Fe, ठीक है। और बहुत सारा पैटर्न आप ड्रॉ कर सकते हैं इनके नीचे, ऊपर नीचे। अगर आपको देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ पर इस पैटर्न के ड्यूरिंग यहाँ पर कुछ यहाँ पर वैकेंसी खाली रह गई है, और इस वैकेंसी खाली होने के साथ में यहाँ पर कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं नालायक, जो यहाँ पर जैसे कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, जितने भी स्मॉल एलिमेंट्स होते हैं वो यहाँ पर आके फंस जाते हैं। क्या हो जाते हैं? ट्रैप हो जाते हैं, ट्रैप्ड, फंस जाते हैं और इसी कॉम्प्लेक्स का हिस्सा बन जाते हैं। इसी यहाँ पर जो लैटिस बना हुआ है इसी का ये पार्ट बन जाते हैं। तो इनका यहाँ पर एग्जिस्टेंस है। अगर एग्जिस्टेंस है तो ऐसे कंपाउंड जिनमें आपकी स्मॉल वैकेंसी के कारण कोई भी यहाँ पर आकर ट्रैप हो जाता है तो वो क्या बनाते हैं? इंटरस्टिशियल कंपाउंड। वाई आर सच कंपाउंड वेल नोन फॉर ट्रांजिशन मेटल? आपको मैंने बताया, इसका आप रीजन लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23rd, राइट ए नोट ऑन वुड्स रिएक्शन। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। तो हमारे पास वुड्स रिएक्शन की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन और फिटिक रिएक्शन अपने पास बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है अगर आप बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करोगे तो। वुड्स रिएक्शन अपने पास क्या होती है? वुड्स रिएक्शन बेसिकली हमारे पास जो अपना अल्काइल हैलाइड होता है या फिर हेलो एल्केन होता है, इसकी रिएक्शन होती है सोडियम मेटल के संग। किसके? सोडियम मेटल के संग इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो मेरे पास क्या बनता है यहाँ पर? हाइड्रोकार्बन या फिर एल्केन बनता है और साथ में बनता है यहाँ पर सोडियम हैलाइड। एक्स क्या है यहाँ पर? एक्स क्या है? ये अपने पास हैलाइड है, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और ये आइडो। फ्लोरीन को हम बहुत ही कम लेते हैं क्योंकि अगर हमारा एल्काइल ग्रुप के संग यहाँ पर एल्काइल फ्लोराइड रहता है तो उसको डिसोशिएट करने में बहुत सारी एनर्जी यहाँ पर कंज्यूम हो जाती है। तो इसीलिए हम फ्लोराइड वाले कंपाउंड को छेड़ते नहीं, क्योंकि लॉट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक एल्काइल फ्लोराइड बॉन्ड्स। ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें, अगर मैग्नीशियम की बात करें, इसमें समझाने वाली कोई बात ही नहीं है, आप इसको समझ गए होंगे। एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका, कैसे होता है। एग्जाम्पल कैसे कंसिडर करेंगे? 2 यूनिट ले लिए मुझे, मैंने लिया यहाँ पर CH3 CH2 और यहाँ पर ले लिया Cl। क्या अपने पास ये इथाइल क्लोराइड, क्या है? इथाइल क्लोराइड। या फिर इसका IUPAC नेम आप लिखोगे तो ये इसका IUPAC नेम क्या बनेगा बताओ? क्या बनेगा बताओ? हाँ, क्लोरो और उसके बाद इथेन। वेरी गुड, क्लोरो इथेन। और ये क्या है? इसका कॉमन नेम है। तो दोनों चीज़ें यहाँ पर, ये कॉमन नेम है और ये क्या है? IUPAC नेम। सोडियम मेटल के संग रिएक्शन करनी है मुझे। किसके मेटल के संग? सोडियम मेटल। 2 यूनिट लेता हूँ सोडियम की मैं, और इसको 2 यूनिट मुझे इसकी लेनी है। तो इधर की साइड से क्लोरीन रखते हैं आपकी बार, यहाँ पर CH2 और यहाँ पर CH3। यहाँ से मैं क्या बाहर कर रहा हूँ देखना ज़रा। एक क्लोरीन अपना ये गया, 2 सोडियम गए और एक ये क्लोरीन गया, मतलब यहाँ से मैंने बाहर कर दिया NaCl और उसकी कितनी यूनिट? 2 यूनिट बाहर कर दी। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर सोडियम ड्राई ईथर के संग इसकी रिएक्शन कराई तो मेरे पास जो यहाँ पे कंपाउंड मिलेगा वो कंपाउंड क्या मिलेगा? ब्यूटेन। क्या मिलेगा? ब्यूटेन। क्या मिलेगा भैया? ब्यूटेन। तो ब्यूटेन CH3 CH2 CH2 CH3, ये क्या अपने पास? ब्यूटेन। और ब्यूटेन भी कौन सा वाला? N-ब्यूटेन। कौन सा? नॉर्मल वाला ब्यूटेन। और साथ में अपने पास कौन निकलेगा बाहर? यहाँ पर NaCl, वो भी 2 यूनिट। तो ये रिएक्शन अपने पास क्या होती है? वुड्स रिएक्शन। क्या होती है? वुड्स रिएक्शन। ये पूछा जाता है 100%, इसको ध्यान रख लीजिएगा, किसी न किसी सेट में ही अटकने वाला होता है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नेक्स्ट, एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल तो अभी बताया था मैंने। एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं? ऐसे न्यूक्लियोफाइल जिनकी 2 डोनर साइट होती है लेकिन वो एक ही टाइम में एक ही डोनर साइट का प्रयोग करते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं अपने पास? एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल कहलाते हैं। गिवन एग्जांपल, एग्जांपल देना आपको। एग्जांपल हो गया जैसे साइनाइड, ठीक है, Cn- हो गया। अगर मैं इसको मेटल से बॉन्ड करूँगा तो Nc- भी कर सकता हूँ इसको। तो यहाँ पर ये मेटल के संग कार्बन के संग बॉन्डेड है और यहाँ पर किसके संग बॉन्डेड है? इसके संग बॉन्डेड है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे NO2 की बात करें तो यहाँ पर ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन के संग बॉन्डेड है, नाइट्रोजन के संग बॉन्डेड है। दूसरी ओर ऐसा भी हो सकता है कि मेरा पास यहाँ पे बॉन्डेड हो जाए ऑक्सीजन से, ठीक है। दोनों कंडीशन है। नाइट्रेटो एंड नाइट्रेटो सुना है आपने इसमें चैप्टर में? सुना होगा, ठीक है। अगर पढ़ा ही नहीं है तो सुना कहाँ से होगा सालों। तो वैसे ही
पागल बना रहे हो हमें। दूसरा होता है, ये तो मैंने प्रीवियस भी लिया था आपका ऐसे ही है ना, इधर की साइड से आपका NCS ये। तो इनमें देखो ये सभी क्या है, इसमें कार्बन के थ्रू बॉन्डेड भी होता है, नाइट्रोजन के थ्रू बॉन्डेड होता है, ये नाइट्रोजन से और ये ऑक्सीजन से, ये S से, सल्फर से, ये नाइट्रोजन से। तो अलग अलग डोनर साइड है लेकिन ये सभी क्या है, सेम है। ओके, ये न्यूक्लियोफाइल होता है अपना, कोई ज़्यादा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, डिफिकल्ट नहीं है बिल्कुल भी। राइट टू यूजेस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड के 2 यूजेस क्या क्या है, सभी को पता होगा। सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, CH3 C डबल बॉन्ड O और ये OH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड होता है अपने पास। और इस कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर, किसके अंदर, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर इथेनोइक एसिड होता है, इथेनोइक एसिड, जिसको अपन प्यार से बुलाते हैं एसिटिक एसिड। ये इसका कॉमन नेम है, एसिटिक एसिड बुलाते हैं इसको। इसका यूज़ कहाँ पे होता है, खटाई में, सिरका में, और भाई अचार में, फलाने में, बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारे आपको यहाँ पे यूजेस मिल जाएंगे। आप बुक के अंदर जाएंगे, रिविजन के अंदर जाएंगे तो इसको थियोरेटिकल के अंदर रहते हैं। आगे चलते हैं। हाँ, एक्नॉलेज द फॉलोइंग कन्वर्जन, ये मुझे कन्वर्जन करनी है। क्या करनी है, कन्वर्जन। क्या करनी है भैया, कन्वर्जन करनी है। देखना भैया, इथेनोइक एसिड को प्रोपेनोइक एसिड के अंदर कन्वर्ट करना है। पहला आपका कन्वर्जन इथेनोइक एसिड और प्रोपेनोइक एसिड। कार्बोमाइल रिएक्शन पढ़ी है आपने, पढ़ी होगी शायद, नहीं पढ़ी है तो पढ़ लीजिएगा। तो इसके अंदर हमारे पास इथेनोइक एसिड है CH3 C डबल बॉन्ड O और ये OH, और इसको कन्वर्ट करना है किसके अंदर, प्रोपेनोइक एसिड के अंदर, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और ये OH। ऐसे सबसे पहले क्या करेंगे अपन, यहाँ पे जो अपने पास CH3 COH है, इसकी रिएक्शन कराएंगे अपन किसके संग, किसके संग कराएंगे बताओ, हाँ इसकी रिएक्शन कराएंगे हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट। और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट क्या काम करता है, रिडक्शन का काम करता है। और रिडक्शन में क्या होता है, ऑक्सीजन को भगाओ और हाइड्रोजन को लगाओ। तो क्या कर दिया मैंने यहाँ पर, इसको अल्कोहल बना डाला, CH3 CH2 और ये OH। मतलब जो ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन था इसको मैंने गायब कर दिया और इसकी जगह कितने हाइड्रोजन लगा दिए, 2, क्योंकि ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है लेकिन हाइड्रोजन तो 2 बॉन्ड नहीं बनाता, तो इसलिए मैंने यहाँ पर कितने डाले, 2 हाइड्रोजन डाल दिए। फिर क्या किया मैंने, यहाँ पर इसकी रिएक्शन कराई PI3 के संग, करा दी। तो यहाँ से आपके पास बनेगा CH3 CH2 और ये I बन गया। फिर क्या किया मैंने, यहाँ पर कैसियन के संग रिएक्शन कराई, किसके संग, कैसियन के संग। अब आपको पता है कैसियन के संग रिएक्शन कराओगे तो KI तो आपका बाहर जाएगा, बचेगा आपका क्या, यहाँ पे बचेगा क्या भाई, बचेगा अपने पास CH3 CH2 और ये CN। CH2 CN की रिएक्शन करेंगे तो 2 यूनिट H2O की लो और एसिडिक मीडियम रखो, तो यहाँ से अपने पास क्या बन जाएगा, CH3 CH2 COOH, जो अपने पास प्रोपेनोइक एसिड है। ओके, तो ये कन्वर्जन है इसकी। दूसरी कन्वर्जन बोल रहा है आपसे, दूसरी कन्वर्जन बोल रहा है नाइट्रोमीथेन। किसकी बोल रहा है, नाइट्रोमीथेन की बात कर रहा है ये, नाइट्रोमीथेन, नाइट्रोमीथेन की बात कर रहा है। तो अपन बोलेंगे CH3NO2 नाइट्रोमीथेन। ये तभी क्लॉथ से हो जाता है, शर्ट से ना बार बार। अरे तू बहुत परेशान कर रहा है। नाइट्रोमीथेन है अपने पास, तो CH3NO2 ये नाइट्रोमीथेन है। क्या है, नाइट्रोमीथेन। अगर आपको केमिकल फॉर्मूला या फिर स्ट्रक्चर बनानी नहीं, ड्रॉ करनी है, नहीं आ रही हैं, तो आप भैया कन्वर्जन तो भूल जाइए, कुछ भी नहीं बनने वाले आपके पास नाइट्रोमीथेन। तो आपको पहली चीज़ तो IUPAC क्लियर आनी चाहिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तभी इंटर करना। अगर विदाउट IUPAC आप इंटर करोगे तो बहुत बड़ी दिक्कत में फंस जाओगे, और मैं नहीं चाहता कि तुम दिक्कत में फंसो। तो आपसे पहले आपने या फिर आपके मेंटर्स या फिर टीचर्स ने आपसे कुछ भी बोला होगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसी होती है, वैसी होती है, रटने लायक होती है, तो ऐसा भैया कुछ नहीं है। इसमें आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और IUPAC, GOC और आपका आइसोमेरिज्म, ये 3 चीज़ें बेसिक होती हैं। अगर आपने सीखी होंगी तो किसके अंदर कन्वर्ट करना, डाईमिथाइल एमाइन। डाईमिथाइल एमाइन कैसा होता है, CH3NH और ये अपने पास CH3। ये अपने पास कितना डिग्री होता है, 2 डिग्री एमाइन होता है।
क्या होता है 2 डिग्री अमाइन। इसके अंदर मुझे क्या करना है, कन्वर्ट करना है। क्या करना है भैया, कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो कन्वर्ट करिए, एक बार ट्राई कीजिए, खुद कर सकते हैं या फिर नहीं, सॉरी। अच्छा कर लिया आपने, ठीक है। ये अपने पास कौन सी रिएक्शन है, कार्बाइल एमाइन रिएक्शन। ठीक है, ये अपने पास कार्बाइल एमाइन रिएक्शन है। ठीक है, अच्छा नहीं ये वाली नहीं है, बाय मिस्टेक। ठीक है, मैं इसी की बोल रहा हूँ। ठीक है, क्या ये वाली नहीं ये कार्बन एमाइन रिएक्शन है जो सेकंड वाली है, ये वाली। ठीक है, तो अपने पास ये 2 डिग्री एमाइन है, इसको कन्वर्ट करना है इसमें। तो आप पहले रिएक्शन कराइए किसके संग, मैंने रिएक्शन कराई है यहाँ पे। ये साला पता नहीं हाथ भी टच हो रहा है ना, तो इसको दिक्कत सी हो रही है, लेकिन दिक्कत होने नहीं देंगे हम, दिक्कत को होने नहीं देंगे अपन। तो आप सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले आप SN टिन होता है जो अपने पास, और HCl होता है, उसकी रिएक्शन करो इसके संग। ठीक है, मतलब आपको SN और HCl के प्रेजेंस में रिएक्शन करानी है। तो मेरे पास क्या है, CH3NO2, इसकी रिएक्शन कराओ टिन और HCl जैसे रेजेंट के साथ। तो मेरे पास यहाँ पर रिडक्शन हो जाएगा CH3 और यहाँ पर बन जाएगा NH2। फिर क्या करो आप, जो क्लोरोफॉर्म होता है CHCl3, और रिएक्शन करो आप किसके संग, यहाँ पर KOH के संग। किसके संग, KOH के संग। तो यहाँ पर आपका माइनस के HBr बाहर निकालो, NH3, H2 बाहर निकालो, NH3 बाहर निकालो, सॉरी HBr बाहर निकालो, HBr, नो, चलो इतना ही रहने दो। ठीक है, वैसे मैकेनिज्म में आपको क्लियर पता चल जाएगा। मैकेनिज्म मैंने आपको गिवन कर रखी होगी, डायरेक्ट ही इशू करते हैं, मैकेनिज्म से चीज़ें क्लियर हो पाएंगी आपको। रुको एक सेकेंड, इस रिएक्शन को कार्बन एमाइन रिएक्शन देखना एक बार, ये होता है। फिर इसको हम यहाँ पे करते हैं, तो मेरे पास CH3 और यहाँ पर NH और यहाँ पर बनता है CH3, जो अपने पास क्या है, डाईमिथाइल एमाइन। और ये कितने डिग्री का एमाइन है, 2 डिग्री एमाइन। कौन सा है, 2 डिग्री एमाइन का प्रिपरेशन है। आप देख लेना इसको। ठीक है, कार्बन एमाइन रिएक्शन है, कार्बाइल एमाइन रिएक्शन, मैंने आपको गिवन कर रखी होगी। ठीक है भैया, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26th क्वेश्चन इज हियर। बहुत अच्छा, बहुत अभिनंदन। इस पर्सन का बहुत स्वागत है हमारे प्लेटफॉर्म पर। तो इसका स्वागत करते हैं हम अपने अंदाज में। हो जाना तो स्वागत, तू कैसे नहीं आ रहा इधर, आजा मुन्ना आजा। चलो, जो चीज़ें लिखी हुई हैं उनको यहाँ पे लिखने का प्रयास करते हैं। देखिए, एक्चुअली ग्लव्स होता है ना, तो उससे टच नहीं हो पाता है, लेकिन होगा तब भी होगा शायद। रुको एक सेकेंड, सेटिंग कर लेते हैं यहाँ से, कुछ वाली सेटिंग नहीं। रुको एक सेकेंड, अरे यार तू कैसे बक रहा है, यहाँ से हट जा। अरे तू क्यों नहीं आ रहा भाई, यहाँ से वाइट, ऐसे यूँ। चाइल्ड लॉग स्क्रीनशॉट एंड वेट, क्या बोल रहा है, वाइट बोर्ड वॉल्यूम सेटिंग पे जाते हैं, थीम, वॉलपेपर, वायर नेटवर्क, वायरलेस, हॉटस्पॉट, ब्लूटूथ, पावर मैनेज, चैनल सेटिंग और सिक्योरिटी मोर, सस्पेंशन, पुल अप कंट्रोल, 5 फिंगर ऑफ स्क्रीन, 3 फिंगर फ्लो, पुल अप मेन्यू, सस्पेंड साइड मेन्यू, 5 फिंगर ऑफ स्क्रीन, 3 फिंगर फ्लो। क्या बोल रहा है ये, फ्लो की बात कर रहा है, दोनों से टच ही है। चलो रहने दो, छोड़ो, नहीं हो रहा तो करते हैं यहाँ से। ओके,
जो चीज़ें गिवन कर रखी हैं उसी को यहाँ पे लिखने का प्रयास करते हैं। इसने बोला है द रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन डबल। एक मेरे पास कोई केमिकल रिएक्शन है, उसकी रेट क्या हो जाती है, डबल हो जाती है। केमिकल रिएक्शन है, उसकी रेट क्या हो जाती है, डबल। क्या हो जाती है, रेट हो जाती है डबल, डबल हो जाती है। क्या हो जाती है भैया, डबल। अगर वो पहले K1 थी तो अब कितनी हो चुकी है, 2K1 हो चुकी है। कितनी हो चुकी है, 2K1। ठीक है। फॉर इंक्रीज ऑफ 10 केल्विन एब्सोल्यूट टेम्परेचर फ्रॉम 298 केल्विन। यहाँ पर दो टेम्परेचर दे रखे हैं। एक तो टेम्परेचर दे रखा है T1 298 केल्विन, और ये क्या होता है अपने पास, रूम टेम्परेचर होता है। क्या होता है, रूम टेम्परेचर। और इस रूम टेम्परेचर पे ये बोल रहा है कि 10 डिग्री मुझे राइज करना है, तो T2 को अपन मान लेते हैं 298 प्लस के 10 केल्विन, तो 308 या 308 केल्विन आपका T2 बन गया। अब बन गया तो ठीक है भैया, इतनी चीज़ें चाहिए थी मुझे। अब अपना फॉर्मूला लगाते हैं। कौन सा फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला। आपको ध्यान दिलाते हैं कुछ आरएनएस इक्वेशन का। इसका आरएनएस इक्वेशन का, जो टेम्परेचर के ऊपर चीज़ें डिपेंड करती हैं। आरएनएस इक्वेशन को याद दिलाते हैं अपन को। देखो भैया, यहाँ पर जो हमारे पास K1 बोल रहा है उसको तो मैंने K1 ही माना। K2 की बात कर रहा, वो 2K1 हो गया अपना। कितना हो गया, 2K1 हो गया। अच्छा, और चीज़ क्या बोली थी इसने, T1 बोला था 298 केल्विन, और उसमें 10 डिग्री मैंने इंक्रीज कर दिया तो 308 केल्विन बन गया। इतना ही हुआ था ना। हाँ, अब हम अप्लाई करते हैं यहाँ पे फॉर्मूला। क्या करते हैं, फॉर्मूला। अच्छा, आपने फॉर्मूला सुना होगा, लोग। कैसे लोग हैं, हाँ पॉजिटिव लोग है ना। लोग K2/K1 यही था, इज इक्वल टू EA। इसको क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी, अपॉन के 2.303 इंटू के यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट विच हैज़ 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। जूल पर मोल पर केल्विन, ये इसकी यूनिट होती है किसके अंदर, जूल के रेस्पेक्ट में। अब देखो यहाँ पे करते हैं इसको भैया। कहाँ पे करें, अरे और कुछ भी बचा हुआ अभी तो यार, अभी इतना उतावले नहीं होने का। 1 के T1 माइनस के 1 के T2। और एक कंडीशन ये भी रखनी है मुझे, जो आपका T2 होना चाहिए वो T1 से बड़ा होना चाहिए। ये कंडीशन है आपकी। क्या है ये कंडीशन, रो मैंने मान भी रखी है भैया। ठीक है, अगर आपको पता होगा ये मैंने मान भी रखी है, लेकिन कंडीशन होती है इसी की। करें भैया क्वेश्चन को, चलो भैया करते हैं। सबसे पहले, किससे पहले, सबसे पहले क्या करते हैं अपन लोग, यहाँ पर अपन लेते हैं K2 की वैल्यू कितनी है, 2K1, अपॉन के ले लिया मैंने K1 से तो K1 ख़त्म हो गया, लेकिन अभी ख़त्म नहीं करते हैं, काटते नहीं, क्योंकि हम शाकाहारी हैं, वेजिटेरियन है। ठीक है, 2.303 इंटू के 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, और 1 के कितना, 298 माइनस के 1 के 308। ओके। अच्छा, यहाँ से लेके जाते हैं इसको, यहाँ पे लेते हैं। ले भैया चलो, इससे तो ये ख़त्म हो गया, ख़त्म भी तो कर देते हैं इसको। ख़त्म हो जा भैया, तो K1 से K1 ख़त्म, तो log 2 आ गया। कितना आ गया, log 2। कितने लोग आ गए, 2 लोग। ये तो मुझे फाइंड आउट करना, एक्टिवेशन एनर्जी तो मुझे पता करनी है भैया। यहाँ पे 2.303 इंटू के 8.314 इंटू के मैंने क्या यहाँ पर 1 के 298 को करेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 298 इंटू के 308, और यहाँ पर 308 माइनस के 298 10, कितना 10। log 2 कितना होता है, 0.301 इज इक्वल टू EA अपॉन के 2.303 इंटू के 8.314, और यहाँ पर कितना बोल दिया अपन ने, यहाँ पे बोल दिया 10 अपॉन के 298 इंटू के 308। इतना ही होगा ना, हाँ इतना ही होगा। अच्छा, आगे फिर और भी करना पड़ेगा, ये तो बहुत लेंथ ही जा रहा है ये तो। चलो कोई नहीं, जाने दो साले को, हमें क्या करना है। यहाँ पे देखो आगे एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है, निकाली।
तो 0.301, सभी नीचे वाले को इधर की साइड खींच दो, तो 2.303 इंटू के 8.314 इंटू के 298 इंटू के 308 डिवाइड करेंगे अपन कितने से, इसको डिवाइड करेंगे 10 से। तो एक्टिवेशन एनर्जी कितनी निकल के आती है, एक बार कैलकुलेटर भैया से पूछते हैं एक बार कितनी आ रही है। ठीक है, कैलकुलेटर से ही करना पड़ेगा बिकॉज लेंथ है थोड़ा सा। तो कैलकुलेटर कहाँ पे भैया, तू यहाँ पे मोबाइल का कैलकुलेटर ओपन करते हैं। तो कैलकुलेटर की हेल्प से इसे करते हैं, खुल जा सैमसंग। आप भी निकालिए, हो सकता है कि हमारा इनकरेक्ट आ जाए, आप सही निकाल दो। 0.301 इंटू के 2.303 इंटू के 8.314 इंटू के 298 इंटू के 308 और डिवाइड करना अपन को 10 से। तो ये आ रहा है 5289.7, 5289 और 7.7 ये आ गया जूल के अंदर। किसके अंदर आ गया, जूल के अंदर। क्योंकि यहाँ पे ये ध्यान रखना, ये जो चीज़ होती है आर होती है, ये जूल के रेस्पेक्ट में होती है। जूल पर मोल पर केल्विन जो यूनिट होती है ना आर की, वो आर क्या होता है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन ये होता है। ठीक है, तो जूल में निकल के आएगा ये, लेकिन इसको अगर मुझे किलो जूल में कन्वर्ट करना तो 1000 से डिवाइड कर देंगे अपन, तो कितना निकलेगा 52.897 किलो जूल। ये अपने पास किलो जूल के अंदर एक्टिवेशन एनर्जी आ चुकी है। क्या है ये, एक्टिवेशन एनर्जी। ओके, आ रहा है समझ में? ठीक है, तो ऐसे ये क्वेश्चन होगा एक्टिवेशन एनर्जी जहाँ पर यहाँ पे निकली है अपनी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। इसको अरेंज कर दें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, लेना हो तो आपको। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होती है? दोनों क्वेश्चन आसान हैं, दोनों क्वेश्चन सिंपल। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होती है? डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन ऐसी रिएक्शन होती हैं जहां पर आपका ऑक्सीडेशन भी होता है एक ही एलिमेंट से, और एक ही एलिमेंट से क्या होता है ऑक्सीडेशन भी होता है। वो क्या होती है? अपनी डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होती हैं। ठीक है, ये आपको डायरेक्ट मिल जाएगा डी ब्लॉक एलिमेंट्स के, और ये प्रिपरेशन भी मैंने आपको करा रखी है क्रोमाइट ओर से। कैसे? आपका K2Cr2O7 जिसको हम क्या बोलते हैं? पोटेशियम डाइक्रोमेट। क्या बोलते हैं? पोटेशियम डाइक्रोमेट। इसकी प्रिपरेशन ध्यान रखना क्रोमाइट ओर से होती है, जबकि अपना KMnO4 जिसको हम क्या बोलते हैं? पोटेशियम परमैंगनेट, उसकी किससे होती है? पायरोल्यूसाइट ओर। ध्यान रखना इसकी क्रोमाइट ओर से होती है, और इसकी उसकी किससे होती है? KMnO4 की किससे होती है? पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखना इस चीज़ को। प्रिपरेशन क्रोमाइट ओर से, और ये किससे? वो किससे होती है? बार थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ। वो होती है आपकी किससे होती है? पायरोल्यूसाइट ओर से, और ये किससे होती है? क्रोमाइट ओर से। ठीक है, तो कर लो ये, इसको आपको लिस्टेड होगा। अगर इसमें कोई समझाने वाली चीज़ है नहीं जो मैं समझा सकूं, तो इसको हम एग्जिट कर रहे हैं, क्वाइट कर रहे हैं। ध्यान रखना इस चीज़ को, दोनों में से एक ही करना है। चलो कोई नहीं। इसमें बोला है कि एक्सप्लेन वाई हेलोवेरिन्स आर एक्सट्रीमली लेस रिएक्टिव टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसने बोला है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से क्यों यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हेलोवेरिन के लिए क्यों यहाँ पर लेस रिएक्टिव होती है। आपके पास ये होता है बेंजीन, लाइक मैंने जैसे बोला क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन में अगर यहाँ पर एक न्यूक्लियोफाइल है OH-, ये किसका काम कर रहा है? न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा है। जब आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक होता है तो उसको क्या बोलते हैं हम? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एंड इट हैज़ SN1 एंड SN2 टाइप्स। तो हमारे पास ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, लेकिन ये लेस रिएक्टिव क्यों होती है ये जानने वाली बात है। तो इसके 3 रीजन आपको मिलेंगे। पहला तो मिलेगा यहाँ पर रेजोनेंस इफेक्ट। क्या होता है? रेजोनेंस इफेक्ट। जहाँ पर भी ये चीज़ आती है वहाँ पर साला कुछ ना कुछ तो होता रहता है।
अब मैं गाली दे रहा हूँ इस चीज़ को यहाँ पे गलत मत समझना, बिकॉज ये मेरे क्लासरूम में भी चीज़ें निकल जाती हैं कई बार। रेजोनेंस इफेक्ट होता है और दूसरा इनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कैटाइन, और यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होता है आपका, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। 3 रीजन आपको मेंशन करने हैं, इनके बारे में थोड़ा सा लिखना है, आपसे क्वेश्चन गारंटी के साथ बनेगा। ठीक है, बनेगा। अगला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द मेथड ऑफ द आइडेंटिफिकेशन ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एमाइन, ऑल्सो राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इन्वॉल्व्ड। सबसे पहली चीज़, एमाइन की जो आइडेंटिफिकेशन होती है वो हिंसबर्ग रिएजेंट्स के द्वारा होती है। हिंसबर्ग रिएजेंट के द्वारा होती है। आइडेंटिफिकेशन कैसे होती है, हिंसबर्ग रिएजेंट द्वारा होती है। अब मैं बता कर रहा हूँ आपको कैसे रिएक्शन होती है, कैसे रिएक्शन नहीं होती है। क्वाइट कर देते हैं इसको, वैसे आसान है, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है। तो देखिए एक बार, जैसे मेरे पास है 1 डिग्री एमाइन, क्या है 1 डिग्री एमाइन। 1 डिग्री एमाइन लिया मैंने यहाँ पर CH3CH2 और ये NH2 ले लिया, ये 1 डिग्री एमाइन है, 1 डिग्री एमाइन। इसकी रिएक्शन करनी है मुझे यहाँ पर बेंजीन सल्फोनेमाइल क्लोराइड के संग, बेंजीन सल्फोनेमाइल क्लोराइड। ठीक है, इसको बोलते हैं बेंजीन सल्फो क्लोराइड। ठीक है, ये अपने पास ये होता है। अब इसकी रिएक्शन अपन करेंगे 1 डिग्री एमाइन की, किसकी 1 डिग्री एमाइन की। होता कुछ यहाँ पर ये है कि ऑक्सीजन ने, कलर चेंज करते हैं एक बार, ऑक्सीजन ने क्या किया यहाँ पर, अपने फेवर में बॉन्ड को तोड़ा। जैसे अपने फेवर में बॉन्ड को तोड़ेगा तो नेगेटिव आएगा, तुरंत ही इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, और पॉजिटिव चार्ज तुरंत आते ही यहाँ पर क्या होता है, आपका नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर प्रेजेंट है इसके संग बॉन्ड बनाने चला आता है। तो बॉन्ड बनाने चले आता है कौन, ऐसा कंपाउंड बनता है अपने पास। यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH2, और इधर की साइड से कौन कनेक्ट हो जाएगा, NH2, और यहाँ पर आपका सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सॉरी सिंगल बॉन्ड वाला हो जाएगा ये तो, सिंगल बॉन्ड, अरे हट जा तू, स्पेस ही कम पड़ेगा थोड़ा सा ना। ये ऑक्सीजन माइनस का हो गया, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और इधर की साइड से आपका बेंजीन, और इधर की साइड से आपका कौन, क्लोरीन। आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। तो तुरंत ही यहाँ पर जो चार्ज निकल के आया इसके ऊपर, नाइट्रोजन के ऊपर, इलेक्ट्रॉन पेयर को देने के कारण वो कौन सा है, हाइड्रोजन। अब क्या किया इसने, नाइट्रोजन ने अपने पॉजिटिव चार्ज को हटाने के लिए यहाँ पर एक शहीद कर दिया हाइड्रोजन को, मतलब एक हाइड्रोजन को यहाँ से गायब कर दिया। तो जैसे ही यहाँ पे हाइड्रोजन गायब होगा, क्या होगा, हाइड्रोजन गायब होगा, तो मेरे पास ऐसी कंडीशन बनेगी CH3CH2, यहाँ पर आपका NH, क्या चीज़, NH, और इधर की साइड से सल्फर, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन माइनस, यहाँ से अपने पास बेंजीन, और यहाँ पर कौन है, क्लोरीन, और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ऐसा कंपाउंड बन रहा है, ठीक है। अब एक हाइड्रोजन को बाहर निकाल दिया किसने, नाइट्रोजन ने, लेकिन यहाँ पे कुछ दोबारा ऐसा हुआ कि ऑक्सीजन धोखेबाज है और इसने क्या कर दिया, दोबारा डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर दिया। अब जैसे ही डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, तुरंत ही यहाँ पे क्लोरीन इस चीज़ से घबरा गया। उसने क्या किया, साला क्या हो रहा है पता नहीं, जैसे ही डबल बॉन्ड बनाएगा तो वैलेंसी 6 बनेगी, कार्बन की 6 से अब हो जाएगी, 7 बन जाएगी, लेकिन कार्बन की मैक्सिमम वैलेंसी कितनी हो सकती है, 6 हो सकती है ना। तो 6 ये एक्सपेंड नहीं कर सकता 6 से ज़्यादा, तो इसीलिए यहाँ पर इस क्लोरीन को बाहर जाना पड़ता है। एक हाइड्रोजन पहले से था यहाँ पर, तो दोनों HCl के रूप में बाहर निकल जाते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास डबल बॉन्ड के संग ऐसा कंपाउंड बन जाता है CH3CH2, यहाँ पर आपका N और यहाँ पर कौन, H, ओके। यहाँ पर सल्फर, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ पर कौन, बेंजीन, ऐसा बनता है, ठीक है। फिर हम इसकी रिएक्शन करते हैं किसके, सोडियम हाइड्रोक्साइड के संग, है ना। सोडियम कैसा आपका पॉजिटिव, तो यहाँ पर इसको हाइड्रोजन को गायब कर सकता है ये यहाँ पे, तो सोडियम की संग कौन अटैच हो जाएगा नेक्स्ट स्टेज में, ऐसा कंपाउंड बन जाएगा। यहाँ पे ऊपर कर देते हैं इसको CH3CH2, यहाँ पर N
और यहाँ पर Na पॉजिटिव, ठीक है। साथ में आपका सल्फर, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इधर की साइड से आपका बेंजीन, ये आपके पास कंपाउंड बन रहा है, ठीक है। तो ये 1 डिग्री एमाइन में क्या क्या हुआ है आपका, 1 डिग्री एमाइन में आपका प्रोडक्ट भी बना है। 1 डिग्री एमाइन में क्या हुआ आपका, आ जाना नीचे, साले आ ही नहीं रहा तू। 1 डिग्री एमाइन में क्या हुआ है आपका, हिंसबर्ग रिएजेंट के संग रिएक्शन की है, तो मेरे पास यहाँ पर प्रोडक्ट भी बना है। प्रोडक्ट की मैंने फर्दर रिएक्शन की तो मेरे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड के संग भी रिएक्शन हुई है और ये चीज़ क्लियर भी हुई है 1 डिग्री एमाइन में। लेकिन 2 डिग्री एमाइन में क्या होता है, अगर आप इसी पैटर्न को फॉलो करोगे, HSR के संग प्रोडक्ट तो बन जाएगा, लेकिन यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड के संग रिएक्शन नहीं होगी। अगर नहीं होगी है तो यहाँ पर 2 डिग्री एमाइन, अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं होता है, प्रोडक्ट भी नहीं बनता है आपका और रिवर्सिबल रिएक्शन बनती है, तो ये 3 डिग्री एमाइन की पहचान होती है। 3 डिग्री एमाइन में क्या होता है, ना तो अपने पास प्रोडक्ट बनता है और प्रोडक्ट जो बनता है वो वापस से रिवर्सिबल रिएक्शन का साइन देके वापस हट जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड के संग रिएक्शन नहीं बनती है। ये अपने पास थोड़ा सा देख लेना आप नोट्स में इसी टाइप से, क्योंकि क्विक रिवीजन है। क्या है, क्विक रिवीजन। इसमें हम ज़्यादा डेप्थ के अंदर चीज़ों को नहीं समझा सकते। उसका कारण क्या है, यही कारण है। ये पैसेज दे रखी हैं आपको, इन पैसेज को थोड़ा सा ये ध्यान रखना कि भैया मैं जितने भी चारों सेट होंगे, ठीक है, एक एक चीज़ें समझाऊंगा आपको। जैसे मैंने असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन समझाए थे, इसी जो आपके पास जैसे ये क्वेश्चन, अरे कहाँ तू निकल जा नीचे साले, यहाँ पे एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए हैज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H6। जैसे ये अपने पास फिनोल है, क्या है, फिनोल है, ये अपने पास फिनोल है, ये अपने पास क्या है, फिनोल। तो फिनोल की रिएक्शन करानी है, FeCl किस तरीके से रिएक्शन कराऊंगा, तो हमारे पास क्या बनेगा, उसको A, B, C और D को ये आइडेंटिफाई करने के लिए बोल रहा बस, ठीक है, और कुछ भी नहीं है। बट इसकी मैं ट्रिक भी बताऊंगा किस टाइप से आपको ये चीज़ें सॉल्व करनी है अपने सिलेबस में जो दी गई है। ये भी इसी टाइप का क्वेश्चन है, एमिनो एसिड वगैरह। उसके बाद है हाउ मेनी टाइप ऑफ एमिनो एसिड आर फाउंड इन प्रोटीन्स। प्रोटीन में कितने टाइप के एमिनो एसिड पाई जाती हैं। एमिनो एसिड पता है ना आपको, पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं, पॉलीपेप्टाइड बनते हैं, है ना, एमिनो एसिड। तो वो क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। इस क्वेश्चन को भी आप कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में आपको नस्ट इक्वेशन अप्लाई करनी है, और नस्ट इक्वेशन क्या कहती है अपनी, क्या कहती है नेक्स्ट इक्वेशन, वो कहती है ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस के 0.0591 अपॉन के n log Q, और Q क्या है आपका रिएक्शन कोशेंट है। अब जो रिएक्शन दे रखी है आपको, ये Mg2+ है और ये Cu है। तो आपको पता होगा कि किसका यहाँ पर इधर की साइड की क्या है, अपनी लेफ्ट साइड है ना, तो ये तो आपका क्या हुआ, एनोड हुआ, और ये क्या हुआ आपका कैथोड। आपको ये चीज़ ध्यान में होगी कि LOAN लेफ्ट साइड क्या लिखा जाता है आपका, ऑक्सीडेशन होता है उसका, और ये एनोड होता है, और इसका साइन कैसा होता है, नेगेटिव। ई नोट सेल आप निकाल सकते हैं। ई नोट सेल कैसे निकलेगा, ई नोट ऑफ कैथोड माइनस के ई नोट ऑफ एनोड निकाल सकते हैं, और एन की वैल्यू कितनी निकल के आएगी आपकी, 2 निकल के आएगी। लो क्यों, यहाँ पर आप इसको 0.001 अपॉन के 0.00001 है ना, इसे आप कैंसिल आउट करोगे तो ऐसे यूँ 1 2 3 4 0 से 0 खत्म, सब कुछ खत्म। तो log 10 कितना होगा, तो 1 होगा। इसको सॉल्व कर लो, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, निकल जाएगा, ठीक है। और डेल्टा G नोट की बात कर रहा है ना, ये आपका -NF ई नोट सेल से निकल जाएगा, ठीक है। इस टाइप से आपको इसको सॉल्व करना है, आपके लिए आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि लेक्चर बहुत लेंथी हो रहा है, इसीलिए मैं इसका सॉल्यूशन नहीं करा रहा हूँ, बिकॉज मोर देन हाफ एन आवर का लेक्चर हो चुका है, तो लेंथ ही ज़्यादा है, तो इसलिए फास्ट चीज़ों को करते हैं, ताकि मैंने क्वेश्चन बहुत सारे छुड़वा दिए हैं। अब वो जो मुझे लगता है कि अगर मैं जो आपका वो था ना, क्या कहते हैं उसे, पैसेज वाला क्वेश्चन था, उसको छोड़कर बाकी क्वेश्चंस को आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, उसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन थे, वो भी मैंने छुड़वा दिए। समझाने वाली चीज़ समझा रहा हूँ मैं, ठीक है। स्पेसिफाई द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द मेटल इन द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन एंटिटीज। आपको इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर क्या करना है, कोबाल्ट
मेटल है जो अपने उनका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। क्या निकालना है? ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो जो मैंने यहाँ पर अंडरलाइन किए हैं वो सभी क्या है आपके डी ब्लॉक एलिमेंट से ट्रांजिशन एलिमेंट है, तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर। ठीक है, तो पहला इसके अंदर निकालते हैं भैया, जिसका निकालते हैं उसको अपन एक्स मानते हैं। प्लस का यहाँ पर H2 का कितना होता है 0, प्लस के यहाँ पर साइनाइड का कितना होता है माइनस के 1, और EN का कितना होता है 2 EN है, और एक का कितना होता है 0, और नेट चार्ज कितना दिख रहा है आपको प्लस का 2। यहाँ से आप इसे कैलकुलेट करने जाओगे तो प्लस का 2 और ये माइनस का 1 इधर की जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, तो कितना आएगा प्लस का 3। तो इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितना भैया प्लस के 3। ठीक है, दूसरा हम देख रहे हैं यहाँ पे कोबाल्ट का। कोबाल्ट की बात करें तो कोबाल्ट का निकालना, जिसका निकालना उसको x, 2 ब्रोमीन है और 1 का माइनस का 1 होता है, और 2 यहाँ पर क्या है आपके EN है, इथाइलिन डायमाइन, जिसका होता है 0, और नेट चार्ज मुझे दिख रहा है प्लस का 1। कितना दिख रहा है प्लस का 1, तो 2 1 जा 2, माइनस के 2 इधर की साइड आएंगे तो कितना बन जाएगा प्लस का 3। 2 1 कितना प्लस का 3, तो ये भी कितना आ रहा है प्लस का 3, ये भी यार प्लस का 3 आ रहा है। देखते हैं कोई मिस्टेक नहीं है, हाँ बिल्कुल राइट है। वो अलग चीज़ है कि पैटर्न की संग 3 और प्लस 3 3 दिखा रहे हैं। ठीक है, इसकी बात करूँ मैं तो इसकी बात करें तो प्लेटिनम का जो एक्स मानेंगे, प्लस के 4 क्लोरीन है, 1 का माइनस का 1 होता है, और नेट चार्ज कितना है माइनस के 2, तो x इज इक्वल टू कितना निकल के आ जाएगा प्लस का 2। ये आपका कौन सा ऑक्सीडेशन नंबर है इसका प्लस का 2। K3FeCN का होल 6, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट 3rd ऑक्सीडेशन नंबर है, बहुत पॉपुलर कंपाउंड है आपका ये, और पैरामैग्नेटिज्म इसके अंदर शो होता है, तो इसको भी सोल्व कर लेते हैं एक बार। तो पोटेशियम का कितना होता है प्लस का 1, ओके, प्लस का आयरन का तो मुझे निकालना है 6 साइनाइड, और 1 का कितना होता है माइनस के 1, नेट चार्ज कितना 0, अपन यहाँ से कैलकुलेट करने जाएंगे तो प्लस का 3। क्या बात है, प्लस का 3 आ रहा है सभी में। क्रोमियम की बात करें तो क्रोमियम एमाइन कितना होता है आपका 0 होता है, तो x प्लस के यहाँ पर 3, यहाँ पर आपका 0 प्लस के 3 माइनस के 1, तो ये आपका प्लस का 3 ही आएगा। वाह रे वाह, क्या बात है, सभी का प्लस का 3, एक को छोड़कर, वाह। चलो भाई, ये तो हलवा था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फाइट करते हैं। और के अंदर दे रखा है एक क्वेश्चन की NiCl का होल 4, NiCl4 2 माइनस आइन इज टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री इन पैरामैग्नेटिक होता है, जबकि ये डायमैग्नेटिक होता है और ये स्क्वायर प्लेन ज्योमेट्री होती है। अच्छा जी, सब कुछ खेल इसका है WFL और SFL का, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड का, दोनों का काम है ये। पहले देख लेते हैं इस वाले कंपाउंड को, NiCN का होल 4 2 माइनस। आपको स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ध्यान होनी चाहिए, अगर कोई वीक फील्ड लिगेंड या फिर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आपको जानना है कि कौन सा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, कौन सा वीक फील्ड लिगेंड है, तो आपको यहाँ पर स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आई बोट सम कलरफुल स्वीट्स फ्रॉम ऑफिस कंटेनिंग कलरफुल वाटर। नैन्सी ने इन दिनों प्यार नहीं करना कोई, ये इस पर की ट्रिक है, अगर आप इसको ध्यान रख पाते हैं तो छोड़ो कोई बात नहीं है। हमें ये ध्यान रखना है कि जो में हमारे पास ये वाला है NiCN का होल 4, CN का होल 4, और ये अपने पास क्या है 2 माइनस। ओके, इसके अंदर जो साइनाइड है आपका, ये आपका एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के रूप में काम कर रहा है, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में क्या होता है आपकी पेयरिंग होती है। क्या होती है? पेयरिंग अकर होती है, पेयरिंग अकर होती है। इस चीज़ को ध्यान रखिए आप, क्या होती है बच्चा? पेयरिंग अकर होती है। अगर यहाँ पर पेयरिंग अगर होती है तो क्या होगा? ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे अपन, ऑक्सीडेशन नंबर निकलेगा कितना Ni प्लस के 2, Ni प्लस के 2 निकलेगा। अच्छा जी, निकलेगा तो भैया ठीक है, निकालते हैं। Ni प्लस 2 के अंदर कितना होता है 3D8, 4S कितना 0 और 4P, और यहाँ पर क्या है 4D भी वैकेंट है। अगर मैं ऑर्बिटल को बनाने जाऊँ तो ऑर्बिटल अपने पास कैसे बनेंगे? ऐसे बनेंगे। अपन बनाते हैं 5 डब्बे किसके? 3D के, 1 2 3 4 डब्बे का मतलब क्या है? ऑर्बिटल्स। ये अपने पास 3D है। पेयरिंग अगर होगी तो मेरे पास यहाँ पर क्या होगा? पेयरिंग में 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, मतलब पूरा काम हो गया किसके अंदर? 4 डब्बों के अंदर, एक डब्बा वैकेंट हो गया। 4P आपका ये है 4S, सॉरी 4S, ये अपना 4S ऑर्बिटल है। यहाँ पर आपका कौन सा है? 4P, और इधर की साइड कौन सा आपका? 4D। उसको भी बना लेते हैं, वैसे उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, 4D अपना ये।
अब देखो यहाँ पे लिगेंड कौन है, साइनाइड। ये साइनाइड क्या करेगा, एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन को पेयर करेगा। क्या करेगा, पेयर। तो देखो एक साइनाइड यहाँ पर आएगा, ऐसे यूँ एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, दूसरा कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये वाला बनेगा, तीसरा कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये वाला बनेगा, और चौथा कोऑर्डिनेट बॉन्ड कौन सा वाला बनेगा, ये वाला। 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन चुके हैं। अच्छा 4 ही तो थे यहाँ पर। ये हाइब्रिडाइजेशन का रूल क्या कहता है, हाइब्रिडाइजेशन का रूल कहता है भैया कि मेरे पास यहाँ पर जो ऑक्यूपाई करे हैं लिगेंड ने जो ऑर्बिटल्स, उनके थ्रू क्या बनेगा यहाँ पर, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, हाइब्रिडाइजेशन बनेगा। तो हाइब्रिडाइजेशन डी तो एक इसका काम आया है, एस काम में आया है, और पी के कितने ऑर्बिटल काम में आए हैं, 2। तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा बन गया, DsP2। और DsP2 में आपका कौन सी स्ट्रक्चर बनती है, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। कैसी बनती है, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। लाइक मैंने अगर मैं ड्रॉ करने जाऊँ तो ऐसी ज्योमेट्री बनेगी। ये अपनी स्क्वायर प्लेनर है, नीचे कौन, बीच में कौन होगा, निकेल, निकेल नहीं, निकेल। 1 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड, एक साइनाइड ये, दूसरा साइनाइड ये, तीसरा साइनाइड ये, और चौथा साइनाइड ये। आपको पता चल गया। कोई भी यहाँ पर अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसीलिए जिनके पास कोई भी अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता है वो आपका क्या होता है, डायामैग्नेटिक। क्या होता है, डायामैग्नेटिक होता है भैया। इतनी चीज़ समझ में आ रही है आपको, डायामैग्नेटिक होता है, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री, और हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है आपका, DsP2। तो ये तो सब चीज़ आपको पता चल गई, लिख दोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझाने का काम है मेरा और कुछ भी नहीं है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर निकिल क्लोरीन के संग, क्लोरीन कितने 4 है और 2- है। ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री कैसे होता है और कैसे हमारा पैरामैग्नेटिक नेचर होता है, इसको भी देख लेते हैं। तो इसको एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि मैं इसको समझाऊँ। NiCl का होल 4 2-। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका फटाक से, ले लिया। अच्छा आगे बढ़े फिर। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो भैया अब अपन इसको इरेजते हैं, इरेज। कितना मजा आ रहा, कितना प्यारा प्यारा मौसम है ना। ये तो अब बात कर रहे हैं हम NiCl का होल 4, NiCl का 4 2-, इसकी बात कर रहे हैं ना। पहली चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो कितना आएगा आपका, +2 ही आएगा। कितना आएगा, +2। अब निकिल के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है तो आपका 3d8 4s2 होता है, लेकिन चार्ज आ गया तो 4s के इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर हो जाएंगे। तो कितना बच जाएगा, 3d8 4s0 4p0 और 4d भी इसके पास है। ओके, ड्रॉ करते हैं हम क्या, अपने ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल अपने ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा, d ऑर्बिटल कितने 5, कितने 5, कितने भैया 5। ऐसे यूँ एक डब्बा, 2 3 4 और 1 5। ठीक है, फटाफट बना देते। ये अपना 4s, ये अपना 4p, और इधर की साइड कौन होगा आपका 4d। कौन सा होगा, 4d। ये हो गया भैया 4d। अच्छा जी, अब देखो यहाँ पे जो क्लोरीन है वो एज ए वीक फील्ड लिगेंड के रूप में काम कर रहा है। और वीक फील्ड लिगेंड की एक खासियत होती है कि इसमें पेयरिंग अकर नहीं होती है, नॉट पेयरिंग। इसमें पेयरिंग नहीं होगी जब आप इलेक्ट्रॉन को फिल करने जाओगे निकिल के इलेक्ट्रॉन्स को। तो करें फिल, सिंगल फिल करना अकॉर्डिंग टू हुंड्स रूल। 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। ऐसा ही होगा ना भैया। अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने दिख रहे हैं यहाँ पर, 2 दिख रहे हैं ना। ये अपने पास कौन सा ऑर्बिटल है, 3d। ये अपने पास कौन सा है, 4s। ये कौन सा है, 4p। और ये कौन सा है, 4d। ऐसा ही तो है ना। हाँ जी। अब देखो यहाँ पे क्लोरीन क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हुए क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब ऐसा नहीं करना कि एक यहाँ पर बना दे, एक यहाँ पे, बिल्कुल उसे खाली डब्बे चाहिए, खाली ऑर्बिटल चाहिए, बिल्कुल प्योर खाली। ठीक है, तो खाली से मिला यहाँ पर, तो यहीं से शुरुआत करेगा। एक क्लोरीन ने क्या किया, यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया, यहाँ पे दूसरा क्लोरीन, यहाँ पे तीसरा और यहाँ पर चौथा। सभी ने यहाँ पर 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दिए और कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए, 8। कितने कर दिए, 8। अब जहाँ जहाँ पर क्लोरीन ने ये हरकतें की हैं वहाँ पर सभी डब्बों ऑर्बिटल्स को छांट लो। कहाँ पे,
इन 4 डब्बों के संग कुछ हुआ है। क्या हुआ है? S का 1 काम में आया, P का 3 काम में आया है, और ऐसी कंडीशन होती है तो यहाँ पर आपकी ज्योमेट्री कैसी बनती है? टेट्राहेड्रल। और टेट्राहेड्रल कैसी ज्योमेट्री होती है भैया? ऐसी। और एंगल कितना होता है? 109 डिग्री 28 मिनट। इन केमिकल बॉन्डिंग में आपने पढ़ा होगा 11th स्टैंडर्ड में। तो देखिए यहाँ पर आपका निकेल, 1 क्लोरीन यहाँ, दूसरा क्लोरीन यहाँ, तीसरा क्लोरीन यहाँ, चौथा क्लोरीन यहाँ, और ऐसे कर देते हैं इसको बंद, और 4 लगाते हैं 2+। बस ये ज्योमेट्री बन गई आपकी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। अच्छा, पैरामैग्नेटिक नेचर है? हाँ जी बिल्कुल है, क्योंकि अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने दिख रहे हैं आपको? कितने दिख रहे हैं? 2। कितने दिख रहे हैं? 2। तो आप फॉर्मूला कौन सा लगाते हैं? स्पिन ओनली फॉर्मूला पता है? नहीं पता? अच्छा बताते। स्पिन ओनली फॉर्मूला क्या कहता है? ये कहता है म्यू नेट। क्या चीज़? म्यू नेट, जिसको मैग्नेटिक मोमेंट √n+k2bm बोहर मैग्नेटॉन। n कितने हैं यहाँ पर? 2। कितने हैं? 2। तो यहाँ पर 2 +k2, 4 2 2 4, 4 दूनी 8, तो कितना आएगा? √8। कितना आएगा? √8bm। तो ये कैसा है आपका? पैरामैग्नेटिक है नेचर के अंदर। कैसा है? पैरामैग्नेटिक है नेचर के अंदर, जबकि वो कैसा है? डायमैग्नेटिक। क्लियर हुई चीज़ें? ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, और अपकमिंग जो एग्जामिनेशन होगा उसके अंदर भी आपको ये देखने को मिल सकता है, किसी न किसी सेट के अंदर ये देखने को मिल जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेयरली पूछा जाता है, ये रेयरली नहीं, मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है, मैक्सिमम टाइम। मैं हर बार इस क्वेश्चन को किसी न किसी टाइम में देखा, अगर रेगुलर एग्जामिनेशन के अंदर नहीं पूछा जाता तो रीपेयर वाले एग्जामिनेशन के अंदर पूछा जाता है, तो हर बार ये देखने को मिलता है हमें। तो इसमें बहुत दिक्कतें खड़ी हो जाती हैं कई बार स्टूडेंट को, तो इसीलिए इसको ध्यान रखें। स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ स्पिन ओनली फॉर्मूला √n+k2bm बोहर मैग्नेटॉन। बस आपको आई बोट सम कलरफुल स्वीट्स फ्रॉम ऑफिस कंटेनिंग कलरफुल वाटर। नैन्सी ने प्यार नहीं करना इन दिनों कोई। इस ट्रिक को ध्यान रखना, जहाँ पर आपको स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड दोनों का पता चल जाएगा, और आप पेयरिंग और नॉट पेयरिंग के आधार पर पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक नेचर को बता सकते हैं। चले मुन्ना साहब, चलो कहाँ पे चलते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने आप लास्ट क्वेश्चन है इस सेट ए का, जो अपना इतना बड़ा लेंथी लेक्चर हो गया है। इसके अंदर बहुत सारे कंप्लीट 35 क्वेश्चन हैं। अब ये मत बोले कि सर मैंने समझाए हैं, एक एक क्वेश्चन के पीछे बहुत सारी लॉजिक समझाए हैं, एक एक क्वेश्चन को मैंने पूरी तरीके से समझाया है, तो इसलिए टाइम ज़्यादा लग गया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपको अगर इनको आपने कर लिया तो आप हर क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं आसानी से, इसमें कोई भी आपको दिक्कत नहीं फेस करनी पड़ेगी। चले, ये तो हलवा है। क्या भैया? हलवा। हलवा तो भैया खाना भी पड़ेगा, खाते हैं। चलो, सबसे पहले बोला है इसने कि पैरानाइट्रोप्रोपियोफिनोन की मुझे क्या करनी है? यहाँ पर स्ट्रक्चर्स बनानी है। क्या बनानी है? स्ट्रक्चर्स। अगर IUPAC का सेक्शन आ जाए तो ये तो हमारे लिए बिल्कुल बहुत आसान है, अगर जिन्होंने मेरे से पढ़ा है यहाँ पर, क्योंकि कैसा भी कंपाउंड आ जाए। इवन मैंने IIT मेंस का जो IUPAC था और कॉमन नेमिंग था वो आपको मैंने कराया था, तो इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। सबसे पहले क्या करना मुझे? सबसे पहले मुझे ये ध्यान रखना है कि मेरे पास यहाँ पे जो पैरानाइट्रो है, पैरानाइट्रो की बात कर रहे हैं अपन, किसकी बात कर रहे हैं? पैरानाइट्रो और फिनोन के साथ है वो। फिनोन कब बोलते हैं? जब बेंजीन एज ए साइड चेन के रूप में काम करती है। ठीक है, तो देखो ये बेंजीन होगी, और पैरा पोजीशन कौन सी होती है? ये वाली पैरानाइट्रो। अच्छा, उसके बाद बोला प्रोपियोफिनोन, मतलब प्रोपियोफिनोन की बात कर रहा है। तो फिनोन की बात करेंगे तो फिनोन तो भैया ऐसा ही होगा ना, CH2 सॉरी, रुको एक सेकेंड, और सॉरी नॉट इरेजर, ये आपका इरेजर यहाँ पे ऐसे सेलेक्ट करते हैं, यहाँ से C डबल बॉन्ड O CH2 और यहाँ पर ये CH3। ये अपने पास स्ट्रक्चर बन गई किसकी? इस वाले की। सबसे पहले आप ना इसको पकड़िए, आप वर्ड रूट को पकड़िए। ठीक है, वर्ड रूट क्या है यहाँ पर? पेंट। कितने कार्बन है? 5 कार्बन है।
कौन सा यहाँ पर मेन फंक्शनल ग्रुप है? कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है। तो कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है और कितने कार्बन का पेरेंट चेन है आपका? 5 कार्बन का। 4 पर मिथाइल है, 3 पर ईन है, डबल बॉन्ड है, बाकी कुछ नहीं है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, यहाँ पर 5 कार्बन को ऐसे असेंबल करेंगे, ऐसे 1 कार्बन 2 3 4 5। जो बच्चे 10th स्टैंडर्ड में होते हैं वो भी इसको कर सकते हैं, अगर इस तरीके से आपने यहाँ पर कर लिया। करें? अच्छा, कई बार ये साइन वैसे बन जाता है, इसको बॉन्ड में समझ लेना, ठीक है। 4 पर मिथाइल है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, 1 2 और 4 इधर की साइड से 4 पर मिथाइल है। मिथाइल अपन ऐसे ही बोलते हैं ना, C3 मिथाइल होता है ना। उसके बाद देखो पेंट 3 इन, 3 पर क्या लग रहा है आपका? डबल बॉन्ड लग रहा है। 1 2 3 यहाँ पर लगा दिया मैंने, डबल बॉन्ड लग गया। उसके बाद 2 पर लगाना ONE, 2 पर लगाना मुझे ONE, तो डबल बॉन्ड O। बस हो गया काम। नंबरिंग यहाँ से की है मैंने, तो अपन हाइड्रोजन को एडजस्ट करते हैं। CH3 यहाँ पर कुछ नहीं, 3, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन अटैच हो गया। यहाँ पर आपका कुछ नहीं, यहाँ पर आपका CH3 हो गया। यही तो काम किया मैंने, बन गया आपका कंपाउंड। अगर इसका आप बॉन्ड लाइन नोटेशन लिख लोगे तो आपको ऐसा भी देखने को मिल सकता है। 5 कार्बन है तो 1 2 3 4 एंड 5, बिल्कुल क्लियर। इस वाले कार्बन पर क्या है आपका? CH3, तो यहाँ पर अपन CH3 लगा देते हैं, और तो कुछ नहीं है। यहाँ पर डबल बॉन्ड टांग दिया, यहाँ पर आपका कौन? डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो गया, बात खत्म। ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ दोनों सेम है। ये वाली चीज़ और ये वाली दोनों चीज़ें क्या हैं? सेम है। तो बोर्ड वाले बड़े सातिर दिमाग के होते हैं। वो क्या करेंगे आपके जनरली मेन फंक्शनल ग्रुप या तो कीटोन लेंगे या फिर 1 डिग्री अमाइन लेंगे, ताकि आपको ये पता नहीं चले कि कौन सा टर्मिनल और कौन सा नॉन टर्मिनल है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जो मेनली आपका एल्कोहल होता है, एल्कोहल होता है, एमाइन्स होते हैं, ईथर्स होते हैं, और आपका यहाँ पे एक और होता है थायो ईथर। ये सभी क्या होते हैं आपके? नॉन टर्मिनल, मतलब मिडिल में भी लाई कर सकते हैं। जबकि जैसे आपका कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, एल्डिहाइड हो गया, ये मेनली नॉन टर्मिनल होते हैं। सॉरी, ये नॉन टर्मिनल होते हैं और ये टर्मिनल होते हैं। सॉरी टर्मिनल, ये आपको मिडिल में देखने को नहीं मिलेंगे। क्लियर हुआ? स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम थर्ड पे ऑन करते हैं। कर लिया? नेक्स्ट। अब है थर्ड। आसान है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, मैंने ऊपर के समझाया। बाकी आप वर्ड रूट को पकड़िए और चले जाइए। थर्ड वाला कितने कार्बन है? 3 ब्रोमो 4 फिनाइल पेंटेनोइक एसिड। पेंटेनोइक एसिड, ओइक एसिड कहाँ पर आता है? कार्बोक्सिलिक एसिड में आता है। और अभी बताया मैंने ये टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है। कैसा है? टर्मिनल। तुरंत ही पकड़ जाओ चीज़ों को। कितने कार्बन है? 5 कार्बन। कुछ मत सोचो बच्चों की तरह, आप 5 कार्बन को ड्रॉ कीजिए। 1 2 3 4 एंड 5 कर लिए। अच्छा, मैंने टर्मिनल की बात की है तो टर्मिनल एंड पे ही लगेगा, ये बीच में तो लगेगा नहीं कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पर एंड वाले पर क्या लगा देते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड मैंने लगा दिया, C डबल बॉन्ड OH। क्लियर? अब हम साइड चेन की तरफ, सबस्ट्रेट की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो यहाँ पर 3 ब्रोमो, नंबरिंग वहाँ से करनी है जहाँ से आपका मेन फंक्शनल ग्रुप नज़दीक हो। तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे? 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, यहीं से नंबरिंग होगी। 3 पर है ब्रोमो, तो ब्रोमो लगा देते हैं। 1 2 एंड 3 पे लग गया ब्रोमो। और उसके बाद यहाँ पर क्या बोल रहा है? 4 फिनाइल, 4 पर बोल रहा है फिनाइल, ये 4 वाला हो गया। फिनाइल को क्या बोलते हैं अपन? बताओ? C6H5, क्योंकि एक हाइड्रोजन कहाँ पे चला गया? यहाँ पर बॉन्डिंग के साथ चला गया, इस वाले कार्बन के साथ बन गया। क्योंकि फिनाइल कब वर्ड यूज करना आपको? तब आपका बेंजीन साइड चेन के रूप में काम करता है, तब आपको फिनाइल वर्ड यूज करना है। ओके, बस हो गया काम, और कुछ नहीं। 5 कार्बन अगर इसका बॉन्ड लाइन नोटेशन करोगे आप, तो बॉन्ड लाइन नोटेशन कैसे करोगे? 1 2 3 4 एंड 5। फिफ्थ वाले कार्बन को दर्शा दो, हो गया। 1 2 3 पर ब्रोमो था ना, तो ब्रोमो लगा दिया। 4 पर क्या था आपका? बेंजीन था ना, तो बेंजीन लगा दो यहाँ पे, ऐसे यूं 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 यूं, ये बेंजीन बन गई। बस स्ट्रक्चर कंप्लीट। फोर्थ वाला भी बिल्कुल हलवा है। पैरामिथाइल बेंजल्डेहाइड, ये कॉमन नेम है। ये पैरा पोजीशन कौन सी होती है? बॉटम वाली। तो बेंजो
बेंजल बोला इसने, बेंजल। ध्यान रखना इस चीज़ को, मुझे समझाना पड़ेगा। अरे मैं ऑफलाइन क्लासेस की तरह यहाँ पर फिजिकल टेस्टर को देखने जा रहा हूँ, लेकिन मुझे क्या पता, मुझे स्मार्ट बोर्ड पर पढ़ाना पड़ रहा है। इस चीज़ को समझ में आपके माइंड में रखना ज़रूरी है। बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये आपको जो मैं बताने जा रहा हूँ। अच्छा, जब हमारे पास एक बेंजीन होती है C6H6 होती है, तो यहाँ पर CH3 ग्रुप अटैच होता है, तो इसको बोलते हैं प्यार से हम टोलुइन। क्या बोलते हैं? टोलुइन। अब देखो कुछ चेंजेस कर रहा हूँ मैं यहाँ से। इस कार्बन के पास जो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन को यहाँ से बाहर कर रहा हूँ मैं, और यहाँ पर आपके कुछ ऐसी कंडीशन बनेगी, बेंजीन, ये CH2 और एक वैलेंसी फ्री, इसको बोलते हैं हम बेंजाइल। क्या बोलते हैं? बेंजाइल। बेंजाइल अल्कोहल, बेंजाइल क्लोराइड, बेंजाइल ब्रोमाइड। अगर यहाँ पर क्लोरीन अटैच हो गया तो बेंजाइल क्लोराइड बन गया, ऐसा है ना। अगर फिर मैं दोबारा क्या कर रहा हूँ, एक हाइड्रोजन को रिमूव कर रहा हूँ, तो मेरे पास क्या बनेगा यहाँ पर, ये आपका CH और डबल वैलेंसी फ्री हो गया, तो इसको बोलते हैं हम बेंजल। क्या बोलते हैं? बेंजल हो गया। अब जैसे यहाँ पर आए हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन अटैच हो गया यहाँ पर, क्योंकि ऑक्सीजन कभी भी यहाँ पर सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करता है, जनरल बोल रहा हूँ मैं। करता है तो वो आपका नेगेटिव चार्ज होता है तब करता है, लेकिन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बनाता है तो CHO एल्डिहाइड ग्रुप होता है, तो बेंजल और ये एल्डिहाइड बन गया, तो क्या बन गया? बेंजल्डेहाइड। क्या बन गया? बेंजल्डेहाइड बन गया ये, है ना। अगर मैं यहाँ पे ऑक्सीजन लगा दूंगा और एक और यहाँ से रिमूव कर दिया, तो मेरे पास ये बनता है, कार्बन के पास अगर 3 वैलेंसी फ्री है तो इसको बोलते हैं बेंजो। क्या बोलते हैं? बेंजो। जैसे बेंजो नाइट्राइल हो गया, अगर यहाँ पर CN लगा दिया है ना, तो ये बेंजो नाइट्राइल बन गया आपका। और बहुत सारे हो सकते हैं, बेंजोइक एसिड हो गया, अगर मैंने OH लगा दिया तो बेंजोइक एसिड बन जाएगा। अब वही कह रहा है यहाँ पे ये कि इसने बोला है पैरा पर आपका मिथाइल है, मतलब CH3 है पैरा पर, और यहाँ पे बेंजल्डेहाइड है। अब बेंजल्डेहाइड तो अभी पढ़ा हमने भैया, यहाँ पर बेंजीन होती है, बेंजीन के ऊपर यहाँ पर C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर क्या होता है H, बेंजल्डेहाइड बन गया। अब ये ऑर्थो पोजीशन होती है, ये मेटा पोजीशन होती है, और ये कौन सी होती है? पैरा। तो मुझे पैरा पोजीशन पर क्या करना है, यहाँ पे क्या लटकाना है, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप। कौन सा ग्रुप? मिथाइल ग्रुप लटकाना है। तो अपन सीधा क्या करेंगे, यहाँ पर CH3 को अटैच कर देंगे, तो मेरे पास क्या बन गया, यहाँ पर ये नाम बन गया इसका। बिल्कुल आसान, कोई ज़्यादा वाली बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ एंड लास्ट 3 मिथाइल ब्यूटेनल। एल्डिहाइड ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप है। एल क्या किस में आता है? एल्डिहाइड ग्रुप मेन फंक्शनल ग्रुप में आता है एल्डिहाइड। कितने कार्बन है? वर्ड रूट कितने का है? 4 कार्बन का। तो 4 कार्बन का मुझे सिंपल क्या बनाना है, 4 कार्बन का मुझे 1 2 3 एंड 4 4 कार्बन बन गए। ब्यूटेनल, आपको ये पता है कि ये नॉन टर्मिनल है या फिर नहीं है? नहीं है, क्योंकि मैंने अभी बताया था ये टर्मिनल फंक्शन ग्रुप है आपका। तो अपन क्या करेंगे, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर H टांग दिया, लग गया। ये नाम तो हो चुका है। 3 पर आपका मिथाइल है, 1 2 एंड 3 पर आपका मिथाइल है, तो प्यार से मैंने क्या लगा दिया यहाँ पर CH3, बस बन गया इसका नाम, खत्म कहानी। स्ट्रक्चर, ये नाम नहीं, स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है मुझे। और जो मैंने किए ये सभी क्या है, स्ट्रक्चर्स हैं IUPAC कंपाउंड्स के। ओके, सो लॉर्ड ऑफ टाइम यहाँ पे हो चुका है, और बड़ा पेशेंट रखा आपने। अगर इस वीडियो को लास्ट तक वॉच किया है तो ईच एंड एवरी पॉइंट आपके यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे, और बहुत ही बारीकी के संग मैंने यहाँ पर आपको क्लियर ये बताया कि किस टाइप से कौन सा क्वेश्चन बनेगा, और कौन से क्वेश्चन में आपको किस कॉन्सेप्ट के संग आगे बढ़ना है, किस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे छोड़ना है। ठीक है, जितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है उतने में ही आपको आंसर गिवन कर रखा। कोई इरेलेवेंट या फिर एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ें मुझे ऐड ऑन नहीं करनी है, क्योंकि हमारे पास लैक ऑफ टाइम होता है एग्जामिनेशन सेंटर में। ठीक है, आपको राइटिंग पे भी ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है, राइटिंग को भी ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि इस बोर्ड में मेथड टेबल्स क्रिएट कर रखे हैं कि राइटिंग के मार्क्स मिलते हैं, तो ऐसा होता है जनरली। तो ज़्यादा ना टॉपिक को और इन बातों को आगे बढ़ाते हुए मैं आज के लेक्चर को यहाँ पे वाइंड अप करता हूँ, और बहुत सारी चीज़ें आप तक पहुँचाने के लिए मैंने आज पूरा प्रयास किया है। और जो मेरी ITP थी वो AMP में आ चुकी है ना। बायोलॉजी के स्टूडेंट समझ रहे होंगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ।
तो कल मिलेंगे आपसे बी सेट के साथ, और कल देखेंगे हम बी सेट के अंदर कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमसे रह गई थी या फिर बोर्ड वालों ने पूछी हैं। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, मैं अपना ख्याल रखता हूँ, दुनिया तो अपना ख्याल रख रही है। सभी को जय हिंद, जय भारत।